चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। और जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे आप। और आज 52 नंबर सेट में हम लोग देखेंगे 9th-10th के अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि गुणसूत्र है ना, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन है ना किससे किया जा सकता है। तो भाई आपको पता होगा कि मेटाफेज में, याद रखना बच्चे, मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य अवस्था में आ जाता है। ये देखिए मध्य में आ जाता है, ये गुणसूत्र आपके मध्य में आ जाएगा, यानी कोशिका के एकदम मध्य में आ जाता है, जहां पर ये देखिए स्पाइंडल फाइबर्स भी आपको डेवलप होने लगता है। तो गुणसूत्र मध्य में, ध्यान में रखना है किस फेज में, तो मेटाफेज में, गुणसूत्र मध्य में, एकदम याद रखिएगा बच्चे, गुणसूत्र मध्य में आ जाता है, गुणसूत्र मध्य में, है ना। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि गुणसूत्र मध्य में आ गया, और दूसरा बात ये हो गया क्या कि स्पाइंडल फाइबर्स डेवलप। ये कौन सा फाइबर है, तो इसको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर्स है ना, डेवलप, और फाइबर्स डेवलप हो जाता है, फाइबर्स डेवलप, एकदम ध्यान में रखना है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। स्पाइंडल फाइबर्स डेवलप हो जाएगा और ये खींचेगा आपको ध्रुव के तरफ। ये देखिए सेंट्रोमेयर है, यहां पर खींचेगा इसको, पोल के तरफ इसको खींचने का प्रयास करेगा। तो आपको गुणसूत्रों के आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए सेल डिवीजन में आपको सबसे अच्छा फेज क्या होता है, तो ये देखिए ये मेटाफेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज कहा जाता है। तो मध्यावस्था होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक चीज और याद रखना है कि गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स जो है बच्चे, ये याद रखना है कि ये कैरियर ऑफ डीएनए होता है ना। क्रोमोसोम्स क्या करता है, तो डीएनए का कैरियर होता है, डीएनए का कैरियर कहा जाता है, डीएनए का कैरियर। और इस डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में जीन पाए जाते हैं ना, डीएनए में जीन पाए जाते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। और बच्चे इसी क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर की वजह से लैंगिक जो जनन होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं बच्चे, तो विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए धमनी और सिरा में रक्त का पीएच होता है। तो भाई साहब आपको पता है कि धमनी और सिरा है ना, धमनी में क्या होगा, तो धमनी याद रखना है बच्चे, इसको आर्टरी कहा जाता है ना, धमनी को आर्टरी कहते हैं, ARTERY, आर्टरी। और आपको सिरा को वैन कहते हैं ना, सिरा को क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्या होगा, ये पतला होता है ना, ये आपको क्या होगा, आपका मोटा होता है ना, मोटा होता है। यहाँ रक्त का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मोटा होगा, और रक्त का प्रेशर याद रखिएगा, रक्त का दाब यहां पर अधिक होगा है ना। और यहां जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे, कैसा ब्लड होगा, तो यहां पर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीकृत रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो यहां पर पीएच वैल्यू जो है वो कम होगा, है ना। तो ध्यान में रखना बच्चे, पीएच वैल्यू यहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि सिरा में जो है ना, आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, और धमनी में जो है ना वो क्या होता है, तो ऑक्सीकृत रक्त होता है, ध्यान में रखना है। तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे हुआ तो पीएच मान कम होगा, ध्यान में रखना बच्चे, पीएच मान कम। और ये इस यहां पर कौन सा रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त होता है प्राय धमनी में। और किधर से, तो बच्चे हृदय से शरीर के तरफ रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो धमनी द्वारा। हृदय से आपको शरीर की ओर रक्त का प्रवाह, आपको ध्यान में रखना, और रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो रक्त का प्रवाह आपको धमनी के द्वारा होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा बच्चे। और इसमें कपाट नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए वैन पर बात करते हैं। ये क्या होगा, पतला होता है, याद रखिएगा। और इसमें रक्तदाब कम होता है, रक्तदाब क्या होगा, कम, रक्तदाब यहां पर आपको कम हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, CO2 युक्त आपको यहां पर क्या होगा, रक्त होता है ना। और यहां पीएच मान क्या होगा,
तो पीएच मान, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है तो ये अम्लीय हो जाएगा, पीएच मान अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा बच्चे, अधिक होगा। और यह अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, अशुद्ध रक्त का प्रवाह एकदम ध्यान में रखना है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह यहां पर होता है। और किधर से किधर, तो भैया ये रक्त का प्रवाह होगा किधर से किधर, तो बॉडी टू हार्ट होता है, बॉडी टू हार्ट रक्त का प्रवाह होता है, यानी शरीर से, ठीक है, हृदय की ओर रक्त का प्रवाह इसके द्वारा किया जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। तो सीरा में क्या होगा, अधिक पीएच मान होगा, जबकि धमनी में क्या होगा, कम होगा। यानी सीरा में आपको, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसका पीएच मान यहां पर क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि प्लास्टिक बहुत उपयोगी है ना, है, और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक्स आर वेरी यूजफुल, ठीक है, एक ही काम की वजह से प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए प्लास्टिक किसका बना होता है, तो भैया आजकल प्लास्टिक जो है ना ज्यादातर बनता है, ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक बने होते हैं, ठीक है, पॉलीथीन कहा जाता है बच्चे, पॉलीइथीन कहा जाता है, पॉलीथीन है ना, और पॉलीथीन याद रखना है बच्चे। यह आपको क्या है, तो यह जो है आपका इथीन का बहुलक है, इथीन का बहुलक होता है, एकदम याद रखिएगा इसको, इथीन का बहुलक है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह हल्का होता है, बहुलक है बच्चे, और यह क्या होता है, हल्का होता है, काफी हल्का होता है, हल्का होता है, और ठीक है, आपको जल्दी फटे उठेगा नहीं बच्चे, इसीलिए इसका यूज आजकल सामानों को ढोने में ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो वजन हल्की और क्या होगा, मजबूत होता है, ध्यान में रखिएगा। जल की अच्छी अवशोषक, गलत बात है। उष्मा और विद्युत का सुचालक, ये गलत बात है बच्चे, क्योंकि यह क्या होगा, तो बच्चे यह जो है आपको हल्का तो होगा ही होगा, साथ में ये जल को अवशोषित नहीं करेगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ध्यान में रखना, नॉन ये आपको पर्यावरण के लिए बड़ा समस्या हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, अजैव निम्नीकृत होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी आपको अजैव निम्नीकृत होता है, जिसकी वजह से यह पर्यावरण में लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, मजेदार है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। चलिए, तो ये बातें याद रखनी है आपको, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, बच्चे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए ध्यान में रखिएगा, तो मुख्य बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर का यूज हम किस में करते हैं, तो बच्चे गैल्वेनोमीटर का यूज परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है, याद रखना है। परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, परिपथ में है ना, परिपथ में यानी सर्किट में, परिपथ में, ठीक है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, याद रखिएगा बच्चे, पता लगाने के लिए उपयोगी है ना, लगाने के लिए, ठीक है, आपको प्रयोग में लाते हैं। किसका, तो प्रयोग में लाते हैं, आपको जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका प्रयोग में लाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसमें करेंगे, तो भैया परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, एमीटर में, तो बच्चे एमीटर में जब गैल्वेनोमीटर को बदलेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एमीटर में बदलने के लिए ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें आपको, ठीक है, समांतर क्रम में संट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, संट जोड़ा जाता है, ध्यान में रखिएगा, समांतर क्रम में संट जोड़ेंगे तब ये गैल्वेनोमीटर किस में बदल गया, तो भैया ये एमीटर में बदल गया। अब ये संट क्या है, तो संट निम्न प्रतिरोध तार होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, संट क्या होगा, निम्न प्रतिरोध तार होता है बच्चे, निम्न प्रतिरोध तार होगा, है ना, आपको निम्न प्रतिरोध तार होता है, यानी लो रेसिस्टेंस वायर को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे संट कहा जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में भी बदल सकते हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया आपको वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई साहब आपको जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, है ना, वोल्टमीटर में बदलना है तो यहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में आपके सीरीज क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ना पड़ेगा, सीरीज क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाता है क्या, तो वोल्टमीटर बन जाता है। ध्यान में रखिएगा, एमीटर परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, परिपथ में आपको क्या करेगा, तो मेजर्ड तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, यानी परिपथ में विद्युत धारा का परिमाण मापता है, परिपथ में क्या मापता है, तो विद्युत धारा का परिमाण, विद्युत
धारा का परिमाण मापता है, एकदम समझिएगा इसको, परिमाण मापता है कौन बच्चे, तो आपका जो ठीक है गैल्वेन आमीटर होता है ना। और वोल्टमीटर क्या करेगा, तो भाई मेरे ये जो है परिपथ में विभवांतर मापता है, परिपथ में विभवांतर को मेजर करता है। परिपथ में क्या मापेगा, तो विभवांतर मापता है, एकदम समझिएगा, विभवांतर मापता है कौन, तो आपका वोल्टमीटर। तो ये बातें याद रखनी चाहिए बच्चे। तो यहां निम्न प्रतिरोध तार जोड़ते हैं किसमें, समांतर क्रम में। जब आपको गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना होगा, तो भाई मेरे आपके एमीटर में बदलना होगा। तो लो रेसिस्टेंस वायर इन पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है, संट को जोड़ते हैं, है ना। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, सरल रेखीय मार्ग पर चलते हुए एक ट्रक की चाल इतना से इतना हो गया बच्चे, ये u है और ये v है ना। तो त्वरण a बराबर क्या होता है, त्वरण a बराबर होता है v माइनस u अपॉन क्या t हो जाता है। और क्या करेंगे, तो भाई मेरे a बराबर दिस इंप्लाई a बराबर क्या होगा, v माइनस u अपॉन t हो गया। तो v का वैल्यू है 60 माइनस क्या 30 अपॉन क्या हो जाएगा, तो भैया मेरे यहां पर ले लीजिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड ले लिए। तो ये देखिए 30 अपॉन 60 हो गया, यानी 1/2, यानी आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा किसका, तो भाई साहब ये हो गया आपको त्वरण का मान। तो ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, किसी लेंस में u, v और f के बीच संबंध क्या होता है। देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस सूत्र है भाई साहब, ये लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए दिस सिंपल, अब इधर क्या किए, u v कर लिए है ना, v कट गया तो यहाँ u निकल गया, और ये u कट गया तो माइनस u निकल गया भैया, है ना। तो u कट गया तो ये क्या आ गया, ध्यान में रखिए, v कट गया तो u, अब माइनस क्या हो जाएगा, u कट गया तो v, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, तो f निकालिए बराबर 1/f, तो f का वैल्यू निकालिए, f बराबर हो जाएगा uv अपॉन u माइनस v, है ना। तो ये फोकल लेंथ हो गया, ये याद रखना बच्चे, ये f बराबर uv अपॉन u माइनस v, है ना, ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट हमने इसको हल कर लिया, तो यहां से आपको फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर पूछेगा कि कन्वेक्स लेंस जो है इसका फोकल लेंथ कितना होता है, तो भैया कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है क्या, तो निगेटिव होगा। और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, तो भैया मेरे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। कनकेव लेंस वो तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, तो भैया ये होता है पॉजिटिव, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ये निगेटिव होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, तो ऑलवेज आपको निगेटिव होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बड़ा अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। संतरे में आपको पाया जाने वाला अम्ल क्या होगा, सैट्रिक अम्ल, यानी एसिड फाउंड इन ऑरेंज क्या है, सैट्रिक एसिड है। तो ये सही है ना। टमाटर में आपको है ना फॉर्मिक एसिड नहीं पाया जाता है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड इसमें पाए जाते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बच्चे फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड ध्यान में रखिएगा, फॉर्मिक एसिड जो है ये किस में पाया जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड जो है बच्चा मेरे चींटी के डंक में, ध्यान में रखना है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। डंक में आपको क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड क्या होगा, HCOOH होता है, इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल टार्टेरिक अम्ल है, ये सही है। तो गलत हो गया कौन सा, तो बी नंबर बच्चे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। एसिड टोमेटो में क्या पाया जाएगा, तो आपको ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं और देखते हैं क्या हमारा है ना। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार के में वृद्धि के साथ क्या होगा। भैया जब हिरण का अधिक शिकार होगा तो आपको पता है कि घास ज्यादा हो जाएगा, है ना। और ये टाइगर आपको क्या होगा, टाइगर को भोजन मिलेगा नहीं, है ना। तो कोई भी मान लीजिए इसका अवैध शिकार ये बीच से निकाल लिए हम, है ना, तो क्या होगा, घास की मात्रा अधिक, यानी उत्पादक की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। और आपको देखिएगा कि आपका जो है ये क्या है बच्चे, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। उत्पादक मतलब क्या हुआ, घास, है ना।
और द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता बच्चे ये किसको कहते हैं? तो भैया आपका आ गया, ठीक है, टाइगर, है ना, टाइगर। इसकी संख्या क्या होगी यहां पर आपको घट जाएगी, काफी तीव्र गति से घट जाएगी। और आपका खाद्य श्रृंखला क्या होगा? तो भाई साहब आपका खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। आपका फूड साइकिल जो है, फूड चेन, है ना, फूड चेन आपका क्या हो जाएगा भैया मेरे? डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, है ना, आपको डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फूड चेन आपका क्या होगा? ये डिस्टर्ब्ड हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, है ना। तो घास कम होने लगी, गलत बात है, घास की मात्रा में वृद्धि होती है। बाघ अपनी आबादी में वृद्धि करेगी, गलत बात है, बाघों की आबादी घटेगी, यही बात यहां से निकल के आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। देखिए कितना लाजवाब सवाल है ना। केवल एक चीज अगर हम यहां से देख लेते हैं, हमको थोड़ा सा कंसेप्ट पता है, तो तुरंत आपका सवाल क्या होगा? बन जाएगा। सिंपल तरीका है बनाने का। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान। बच्चे समस्थानिक जैसे ही आता है समस्थानिक, तो ध्यान में रखना है समस्थानिक, एकदम समझिए इसको। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप्स कहा जाता है। और आइसोटोप्स क्या होता है? भाई साहब आपको आइसोटोप्स होता है परमाणु संख्या समान होगा, याद रखना है, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है इसका सेम होगा, परमाणु संख्या समान होगा, है ना। दूसरी बात क्या कि तत्व समान होगा, याद रखना है, तत्व परमाणु संख्या जैसे ही समान हो गया तो आपका तत्व क्या होगा? समान हो जाएगा, एलिमेंट आपका समान हो जाएगा, है ना। और क्या होगा भाई मेरे? आपका परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या आपको भिन्न हो जाएगा, याद रखना है, द्रव्यमान संख्या आपका क्या होगा? तो भैया मेरे ये भिन्न हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाता है। और क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगा, याद रखना बच्चे, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो भी आपको भिन्न हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ये भी आपको भिन्न हो जाएगा, एकदम समझिएगा अच्छे से, भिन्न हो जाएगा। और क्या होगा? तो आपको भौतिक गुण आपका भिन्न हो जाएगा, याद रखना बच्चे, भौतिक गुण आपका ये भौतिक गुण जो है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बदल रहा है, तो भौतिक गुण आपको क्या होगा? भिन्न होगा। लेकिन आपका रासायनिक गुण समान होगा, रासायनिक गुण आपका क्या हो जाएगा? यहां पर समान हो जाएगा, एकदम समझिएगा इसको, रासायनिक गुण समान हो जाएगा। क्या बात है प्रश्न पर? उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या होगी, गलत बात है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी। देखिए मैंने लिखा भी है परमाणु संख्या समान, तो आपको यहां पर आपके नाभिक में जो है प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? समान, है ना, परमाणु संख्या समान, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? समान, प्रोटॉन की संख्या आपको समान हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, है ना। अब फिर क्या करेंगे? उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होगी, एकदम सही है, क्योंकि मैंने कहा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगी, ये सही है बच्चे। उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की, बच्चे नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चा लोग। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है अल्फा तथा बीटा, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता की बात कीजिए। बच्चे मैं अल्फा बीटा और गामा में तीनों में अंतर कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, अल्फा बीटा और गामा में अंतर कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे मास के विषय में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मास होता है अल्फा का, है ना, उसके बाद होता है किसका? तो भाई मेरे आपके बीटा का, और गामा क्या होता है? मास लेस के आसपास होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद क्या होगा? गामा का होगा। बच्चे ये दो गुण हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं क्या? आयोनाइजेशन पावर बच्चे, आयोनाइजेशन पावर, है ना, आयनन क्षमता, आयोनाइजेशन पावर, ध्यान में रखिएगा, आयोनाइजेशन पावर या आयोनाइजेशन क्षमता, है ना, क्या होगा? तो भैया सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद क्या होगा? गामा का होगा। चौथा नंबर देखिए पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर की बात अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर यानी वेधन क्षमता किसका होगा? तो भैया मेरे ये सबसे ज्यादा होगा गामा का, उसके बाद किसका होगा? तो भैया ये बीटा का, उसके बाद किसका होगा? तो ये अल्फा का होगा। ठीक है, मनुष्य पर प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स की बात करें, इफेक्ट ऑन ह्यूमन की बात करें, इफेक्ट ऑन ह्यूमन, सबसे ज्यादा मनुष्य पर प्रभाव की बात अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा
पड़ेगा गामा का, उसके बाद पड़ेगा बीटा का, उसके बाद पड़ेगा किसका, तो बच्चे मेरे अल्फा का प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए पेनिट्रेशन पावर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। ये तीनों चारों पांचों जो मैंने लिखा है वो ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा एलिजा निम्न में से क्या है। भैया एलिजा जो है इसका फुल फॉर्म होता है एलिजा, याद रखना है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। एंजाइम है ना बच्चे, एंजाइम लिंक्ड है ना, लिंक्ड हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे होता है बच्चे, इम्यूनो सॉर्वेंट एसे इसको कहा जाता है ना, सॉर्वेंट एसे कहते हैं। और याद रखना है कि यह एड्स है ना, एड्स पॉजिटिव या निगेटिव है ना, है या नहीं है, इसका पता लगाता है। या एड्स का परीक्षण है बच्चे, एड्स का परीक्षण है ना, परीक्षण है ना, याद रखना बच्चे, एड्स का परीक्षण है ये, है ना। और इसमें क्या होता है, तो भाई साहब इसमें जो है आपको जो एड्स है ना, एड्स का एग्जैक्ट पता लगाया जाता है कि आइदर व्यक्ति पॉजिटिव है या एड्स का पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। तो अगर निगेटिव है तो उसको एड्स नहीं हुआ है, पॉजिटिव है तो एड्स हो गया है ना, ध्यान में रखना है। और यह रेट्रो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण, तो रेट्रो वायरस के कारण होता है, रेट्रो वायरस के कारण होता है, ध्यान में रखिएगा, के कारण होता है। इस वायरस को HIV भी कहते हैं, है ना। कौन सा वायरस कहते हैं, HIV, है ना, हीमो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस कहा जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। और ये क्या है, तो बच्चे ये वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ना RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस इसको कहा जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। कौन, तो आपका HIV है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। तो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है बच्चे, कौन, तो आपका जो एलिजा है ना। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तथा पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा। बच्चे जैसे ही ठीक है तारा दूर जाएगा, याद रखना है पृथ्वी से दूर अगर जाता है ना, ये देखिए ये आपकी पृथ्वी है बच्चे, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी से दूर अगर तारा जा रहा है, ये तारा है आपका है ना, ये अर्थ है और ये अर्थ है और ये आपका तारा है बच्चे, तारा है ना, तारा है। तो तारा अगर पृथ्वी से दूर जाएगा, ये स्टार है बच्चे, तारा है ना, तारा, और ये अगर पृथ्वी से दूर जाएगा तो ध्यान में रखिएगा कि आपको रेड शिफ्ट होता है, रेड शिफ्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा शिफ्ट होगा, तो रेड शिफ्ट होता है, यानी आपको रेड शिफ्ट का मतलब होता है लाल रंग विस्थापन होगा, यानी आपको तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, ऊर्जा का मान क्या होगा, तो घटेगा। ध्यान में रखिएगा बच्चे, अगर तारा पृथ्वी की ओर आता है ना, पृथ्वी की ओर अगर तारा आता है ना, तब इस कंडीशन में क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है और ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये कौन सा विस्थापन होता है, तो वायलेट ठीक है शिफ्ट होता है बच्चे, वायलेट शिफ्ट होता है, यानी आपको किसकी तरफ विस्थापित होता, तो आपका जो है स्पेक्ट्रम वह वायलेट रंग की तरफ विस्थापित होता, तो वायलेट शिफ्ट इसको कहते हैं। तो बच्चे तारा अगर पृथ्वी से दूर जा रही है तो रेड शिफ्ट होगा, है ना, तरंग दैर्घ्य में क्या होगी, कमी नहीं बच्चे, अगर निकट आता तरंग तब तरंग दैर्घ्य में कमी होता है, तो यहाँ तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी, याद रखिएगा, है ना। और अगर ठीक है अगर शिफ्ट पूछता तो ये रेड शिफ्ट होता बच्चे, कौन सा शिफ्ट होता, तो रेड शिफ्ट होता, ध्यान में रखिएगा, कौन सा शिफ्ट होता, तो रेड शिफ्ट इसको कहते हैं, तो रेड शिफ्ट होता। अगर ठीक है आपको निकट आता तो तरंग दैर्घ्य में कमी होता और इसे वायलेट शिफ्ट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ठीक है ये किसके द्वारा यह सिद्ध किया गया, तो याद रखना है कि एडविन हबल ने ये दिया था बच्चे, किसने दिया था, तो एडविन हबल ने यह सिद्धांत दिया था और किसके आधार पर, तो डॉप्लर इफेक्ट पर, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मैं बराबर आपको बताता, उदाहरण है पूछ रहा है बच्चे, मैं बराबर आपको बताता रहता हूं। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, तो भौतिक परिवर्तन है, एकदम समझिएगा फिजिकल चेंजेस क्या क्या होता है। तो भाई साहब आपको याद रखना है वाष्पीकरण, इवापोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण। फिजिकल चेंज कौन कौन सा होगा, तो फिजिकल चेंज में बहुत सारी चीजें आती हैं और ठीक है आपको एक जो इंपॉर्टेंट है वो उसको बोलते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन कहा जाता है ना, वाष्पीकरण। दूसरा क्या होगा भाई मेरे, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहा जाता है बच्चे। और क्या होगा, तो भाई साहब ऊर्ध्वपातन हो गया,
फिर हो गया गलन बच्चे, है ना, गलन, गलन हो गया, मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग भी आपको क्या है, तो भाई साहब ये आपको भौतिक प्रक्रिया है। और क्या होगा, तो जैसे आप ले लीजिए संघनन बच्चे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी आपको क्या है, तो भैया ये भी आपका जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं क्या, तो भैया ये कहते हैं, है ना, आपको भौतिक प्रक्रिया। एक और ले लीजिए बच्चे, है ना, हिमांक बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, यानी फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ये भी आपको कौन सी प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया है बच्चे। एक और ले लीजिए बच्चे, डिपोजिशन, या ठीक है निक्षेपण की बात कर रहे हैं, निक्षेपण आपको कौन सी प्रक्रिया है, तो निक्षेपण भी आपको भौतिक प्रक्रिया, इसको डिपोजिशन कहा जाता है। ये सारी भौतिक प्रक्रियाएं है ना। अब देखिए ऊर्ध्वपातन, मैंने कहा आपको भौतिक प्रक्रिया, स्फटिक रूप यानी क्रिस्टलाइजेशन, ये भी भौतिक प्रक्रिया है बच्चे, है ना, क्रिस्टलाइजेशन भी लिख दीजिए, ये भी भौतिक प्रक्रिया है ना। क्रिस्टलीकरण, 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 है ना, आपको क्रिस्टलाइजेशन, है ना। अब देखिए निष्क्रियकरण, ये क्या होता है भैया मेरे, तो निष्क्रियकरण होता है आपको एसिड को जब आप बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, तो भाई मेरे ये बनेगा आपको सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर निकलेगा। इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रासायनिक प्रक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया है, तो भैया ये आपको रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहां से रासायनिक प्रक्रिया कौन सा हो गया, तो भैया सी नंबर आपको निष्क्रियकरण जो है, यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, यह आपको रासायनिक प्रक्रिया हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता भैया, इसमें टेरिडोफाइटा में पुष्प अंग नहीं होता। देखिए मूल और तना तो होगा, है ना। टेरिडोफाइट्स को याद रखिए बच्चे, टेरिडोफाइट्स को ये प्लांट रेप्टाइल्स कहा जाता है ना, टेरिडोफाइट्स को, है ना, याद रखिए बच्चे, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं, तो ठीक है प्लांट रेप्टाइल्स कहते हैं, प्लांट रेप्टाइल्स कहा जाता है। और याद रखना है कि इसमें, है ना, प्लांट रेप्टाइल्स कहेंगे, इसमें जो है आपको, है ना, मूल और तना बच्चे, रूट और, है ना, रूट और ठीक है स्टेम ये पाया जाता है ना, रूट और स्टेम पाया जाएगा, पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है बच्चे। पुष्प नहीं पाया जाता, पाया जाता है लेकिन क्या नहीं पाया जाएगा, तो पुष्प नहीं पाया जाता, ध्यान में रखिएगा, पुष्प नहीं पाया जाता है ना, पुष्प नहीं पाए जाते हैं। और इस श्रेणी में कौन कौन आएगा बच्चे, तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कौन, तो भाई मेरे लाइकोपोडियम, है ना, लाइकोपोडियम याद रखिएगा, लाइकोपोडियम। और क्या, मर्सेलिया, है ना, मर्सेलिया, या आप कह सकते हैं फोन्स, ये सब क्या हुआ, तो इसी की श्रेणी में आता है बच्चे। तो टेरिडोफाइट्स है, इसको प्लांट रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। खाद्य में उपस्थित वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन से होता है। देखिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है बच्चे, है ना, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एकदम ध्यान में रखिएगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन और क्या बच्चे, तो काइमोट्रिप्सिन, ये किसका पाचन करेगा, तो भैया ये आपको ट्रिप्सिन जो है, काइमोट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, एकदम समझिएगा, प्रोटीन का पाचन करता है ना, ये याद रखिएगा बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए खाद्य के स्टार्च का पाचन लैपेज से होता है, गलत बात है, ठीक है। आपको स्टार्च का पाचन जो है, स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, तो भाई ठीक है एमाइलेज के द्वारा होता है। स्टार्च का पाचन याद रखिएगा, स्टार्च का पाचन होता है किसके द्वारा, पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है, एकदम समझिएगा इसको, एमाइलेज द्वारा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ वसा का पाचन किसके द्वारा होगा, तो लाइपेज के द्वारा, वसा का पाचन, है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, लाइपेज द्वारा किया जाता है या लाइपेज द्वारा होता है ना, लाइपेज द्वारा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए और देखते हैं कह रहा कि खाद्य के वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, तो ये सही है बच्चे आंसर, है ना। सी नंबर आपको क्या कह रहा, कथन में से एक सही है, तो सही हो गया कौन सा, सी नंबर। तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो ये देखिए बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीनों जो है पैरेलल में है, तो जोड़ते हैं बच्चे 1/r, है ना, पैरेलल क्रम में, बराबर क्या होगा, तो भैया 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी आपको rp बराबर हो गया कितना, तो 3/3, यानी 1 ओम हो गया। और ये सारे सीरीज में, तो 1 ओम और ये 3 ओम मिलकर के 1 ओम हो गया,
और ये भी 1 ओम हो गया बच्चे, है ना। तो 1 1 1 कितना हो गया, 3 ओम आ जाएगा आंसर बच्चे। सीरीज क्रम में आपको लिखेंगे 1 ओम प्लस क्या आरपी, है ना, अब प्लस क्या 1 ओम बच्चे, है ना। तो क्या निकल गया, तो 1 1 1 3 ओम निकल गया, है ना। ध्यान में रखना है, आसान सवाल है। आगे देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है बच्चे, ध्वनि की प्रबलता देखिए, ध्वनि के 3 मुख्य गुण होते हैं। ध्वनि के 3 गुण, है ना, 3 गुण होते हैं, ध्यान में रखिएगा, 3 गुण होते हैं। पहला गुण क्या होगा, तो भाई मेरे इसी को बोलते हैं प्रबलता या लाउडनेस कहते हैं, है ना। प्रबलता या लाउडनेस कहा जाता है ना। ये देखिए, प्रबलता या लाउडनेस कहते हैं, लाउडनेस कहा जाता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, तो लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू आयाम के वर्ग पर, है ना, आयाम के वर्ग पर निर्भर करेगा। ये पहला गुण है बच्चे। दूसरा गुण क्या है, तो पिच है ना, पिच है। पिच को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रबलता, और पिच को बोलते हैं क्या बच्चे, तारत्व, तारत्व कहते हैं। और तारत्व किस पर डिपेंड करेगा, तो तारत्व जो है यह डिपेंड करता है किस पर, तो बच्चे समानुपाती आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ध्यान में रखने का। तारत्व समानुपाती किसके होगा, आवृत्ति के। और लास्ट हो गया कौन, गुणता, ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी। क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगा, तो भाई मेरे क्वालिटी डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू ओवरटोन, अधिस्वर पर निर्भर करता है, अधिस्वर पर निर्भर करता है ना। याद रखिए बच्चे, अधिस्वर पर निर्भर करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर, तो आयाम के वर्ग पर, है ना, आयाम के वर्ग पर निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चे कॉपर से ज्यादा, ये देखिए कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो ठीक है, आपको क्रियाशीलता श्रेणी में, यानी धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में क्या होगा, क्रियाशीलता श्रेणी पर बात हम कर रहे हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में क्या होगा, तो भैया आपको लोहा, है ना, ज्यादा क्रियाशील लोहा आपको क्या होगा, यानी Fe लोहा, ठीक है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है ना, ज्यादा क्रियाशील होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्रियाशील होता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये क्या करेगा, तो कॉपर को विस्थापित कर खुद ब खुद, ठीक है, ये आपको फेरस सल्फेट बना लेगा बच्चे। ये कॉपर सल्फेट जो होता है यह ब्लू कलर का होता है, और जैसे ये लोहा द्वारा विस्थापित होगा तो ये बना लेगा फेरस सल्फेट, है ना, और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। और ये फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो हरा होता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। जबकि ये देखिए, इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन, है ना। कौन सी अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन इसको कहते हैं। और ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो बच्चे इसको बोलते हैं, ठीक है, आपको संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए आपको, संयोजन अभिक्रिया हो गया ये, है ना। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, है ना। एक ही मैग्नीशियम ही एक ऐसा धातु है जो नाइट्रोजन में जलता है, ये भी ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम ही एक धातु है जो नाइट्रोजन में क्या होगा, जलेगा। तो आंसर आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ए नंबर होगा, एकदम काम आएगा बच्चे मेरे। आप जो बोल रहे हैं कि सर कॉमन पेपर में काम आएगा, तो एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं, इकोटोन का अर्थ क्या होता है ना। इकोटोन का क्या अर्थ होता है भैया, इकोटोन का अर्थ होता है ना, आपको याद रखिएगा। ये देखिए दो क्या है, तो आपको बायोस्फीयर, बायोमास है बच्चे, 2 बायोमास है ना, 2 बायोमास के बीच का जो एरिया होता है ना, जो एक दूसरे को सुपरिम्पोज करता है। ये मान लीजिए कि बायोमास 1 है और ये क्या है, बायोमास 2 है। जैसे आप नहीं समझ रहे होंगे बच्चे, बायोमास 1 मतलब ये मान लीजिए शीतोष्ण क्षेत्र है ना, शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र हो गया, है ना, शीतोष्ण क्षेत्र है। और ये क्या हो, मान लीजिए उपोष्ण क्षेत्र है ना, उपोष्ण क्षेत्र है ना। ये देखिए बच्चे, उपोष्ण क्षेत्र है, इसके बीच जो ओवरलैपिंग वाला एरिया होगा उसे ही क्या कहते हैं, तो इकोटोन कहा जाता है। एकदम समझिएगा अच्छे से, है ना, इकोटोन कहा जाता है। मान लीजिए कि 2, ठीक है, आपको क्या है, तो क्षेत्र विशेष है, जहां पर एक पर क्या होगा, आपको ज्यादा बायोमास है और दूसरे पर कम है, तो ओवरलैपिंग करके जो बनाएगा क्षेत्र उसे ही इकोटोन कहा जाता है। तो अच्छा सवाल है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। इकोटोन कहते हैं, इकोटोन क्या है, तो जहां 2 मास क्या होगा, एक दूसरे पर सुपरिम्पोज करता है। तो ये ध्यान में रखना बच्चे,
जहां दो बायोमास एक दूसरे पर क्या करता है, तो सुप्रीमपोज करता है, उसे ही आप क्या कहते हैं, तो बच्चे इकोटोन कहा जाता है। आगे देखते हैं, कारण निम्न चित्रों के अनुसार कौन सा सही है जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है। बच्चे आपको पता है कि यहाँ दो है ना, ये जो लेंस है इसमें दो पदार्थों का बना है, इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान में रखिएगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, एकदम याद रखना बच्चे, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, बना प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब अपवर्तनांक के अलग अलग होने के कारण, प्रतिबिंब अपवर्तनांक यानी दोनों का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक के अलग अलग होने के कारण, अपवर्तनांक के अलग अलग होने के कारण है ना, अलग अलग होने के कारण क्या होगा, भिन्न होगा बच्चे, यानी दो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अलग अलग होने के कारण है ना, आपको हाँ दो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है ना, एकदम याद रखिएगा। इसके लिए इसके लिए अलग बनेगा इमेज और इसके लिए अलग बनेगा, दो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, क्योंकि दो पदार्थ का ये बना हुआ है, दो प्रतिबिंब का निर्माण होगा बच्चे, क्योंकि अपवर्तनांक भिन्न भिन्न है, निर्माण होगा, क्योंकि यह प्रकाश को अपवर्तनांक क्या करता है, तो प्रकाश को अपवर्तित करने का काम करता है। तो भिन्न अपवर्तनांक होगा तो भिन्न रूप से अपवर्तित होगा, जिसके कारण भिन्न प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एकदम ध्यान में रखना है, दो भिन्न प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चलो आगे देखते हैं, कह रहा फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग में क्या होता है। तो भाई साहब फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है, फिनाइल कीटोनूरिया, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, फिनाइल कीटोनूरिया ये क्या है, अनुवांशिक रोग है। कीटोनूरिया ये देखिए कौन सा रोग है, अनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग होता है ना, ये पहली बात हो गई, अनुवांशिक रोग है, पहली बात अनुवांशिक रोग है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या कि इसमें उत्तकों में है ना, टिश्यूज में है ना, फिनाइल एलेनिन की मात्रा क्या होगी, की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से है ना, इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण याद रखना बच्चे, इसके कारण है ना आपको टायरोसिन का सेक्रेशन होने लगता है, टायरोसिन का है ना क्या होता है, सेक्रेशन होने लगता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे, सेक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, तो भैया आपको है ना, ये टायरोसिन जो है, टायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर, टायरोसिन क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये आपके को मेंटल रिटार्डेड कर देगा, न्यूरोट्रांसमीटर है ना। तो बच्चे आपको क्या होगा, आपका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ट्रांसमीटर है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उत्तकों में फिनाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है, आपको क्या क्या प्रभाव होगा बच्चे, तो इसका प्रभाव ये होगा कि टिश्यूज में तो बढ़ ही गया खास करके, और आपको न्यूरोट्रांसमीटर होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया, मेंटल रिटार्डेशन यानी व्यक्ति क्या होगा, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या कि मूत्र जो है वो ठीक है, वो आपको हल्का सा काला हो जाएगा, हल्का काला है ना, हल्का काला हो जाएगा बच्चे। और क्या होगा, पसीना आपको काफी ज्यादा महकेगा, हल्का काला हो जाएगा, और पसीना क्या होगा, बहुत ज्यादा महकेगा बच्चे, पसीना अत्यधिक आपको पसीना अत्यधिक पॉइजन जैसा महकेगा बच्चे, अत्यधिक दुर्गंध देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया, तो ये याद रखिएगा बच्चे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। भैया उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करेगा, ये देखिए बायंसी फोर्स की बात कर रहा है, बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स होता है ना, कैसे क्या होगा बायंसी फोर्स, तो भैया बायंसी फोर्स होता है, यानी ये देखिए, ये जल में किसी वस्तु को आपने डाला, तो जैसे ही जल में डालेंगे तो ये अपने भार के बराबर द्रव का विस्थापन करेगा, भार के बराबर द्रव का विस्थापन करेगा, है ना, द्रव का विस्थापन, और यदि है ना विस्थापन करेगा बच्चे, विस्थापन करेगा तो ठीक है, करेगा है ना, अगर उत्प्लावन बल बायंसी फोर्स ये क्या होगा, विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाए, ध्यान में रखेगा, उत्प्लावन बल जो है विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाए, द्रव के भार
के बराबर हो जाए, है ना, के बराबर, तो आपको वस्तु क्या होगा, प्लवित करेगा बच्चे, वस्तु का प्लवन होगा, है ना, एकदम याद रखिएगा, वस्तु का प्लवन होता है, वस्तु का प्लवन होता है। अगर नहीं करेगा तो वस्तु का प्लवन नहीं होगा, वस्तु का प्लवन ठीक है होता है ना, और अगर ये नहीं करेगा तो आपको वस्तु का प्लवन संभव नहीं है। तो ये विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है बच्चे, है ना, ओनली द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होगा। और ये बायंसी फोर्स होता क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, बायंसी फोर्स होता है, ये देखिए, है ना, वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लंबवत एक बल लगता है जो वस्तु को क्या करेगा, द्रव में ऊपर उठा करके रखेगा, उसी बल को आप बायंसी फोर्स कहते हैं। तो बायंसी फोर्स BUO, है ना, YANCY बच्चे, बायंसी फोर्स जो होता है ना, बायंसी फोर्स आपको याद रखना है कि ये भी इन यानी ठीक है द्रव में वस्तु के डूबे भाग का आयतन गुना क्या, रो लिक्विड, यानी आपको द्रव का घनत्व और क्या बच्चे G पर निर्भर करता है, यानी आपको विस्थापित जो वस्तु है, वस्तु के डूबे भाग के आयतन, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक विलयन में H+ आयन की मात्रा इतनी है ना बच्चे, तो इसके विलयन का pH मान निकालिए। देखिए pH बराबर क्या होता है, तो ये होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ ठीक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, कोई बात नहीं है, माइनस लॉग बेस 10 और ले लीजिए कितना बच्चे, तो 2 × 10⁻⁸ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, तो माइनस लॉग है ना बेस 10 और 2 आ गया बराबर, और क्या होगा, तो भैया यहाँ हो जाएगा माइनस आपको ये आ जाएगा आपका माइनस लॉग बेस 10 और ठीक है इंटू 10⁻⁸ है ना, 10⁻⁸ करिए, हाँ 10⁻⁸ कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो माइनस लॉग बेस 10 और क्या हुआ 2 आ गया, है ना, माइनस, अब ये देखिए बच्चे, है ना, ये 8 आ गया, आगे आ जाएगा 8 और ठीक है ये आ जाएगा क्या, तो लॉग 10 ध्यान में रखना है, लॉग 10 और बेस 10 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए क्या करेंगे भैया, ये निगेटिव बाहर में है, ये सारा काम हम इसी के अंदर कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये कर रहे हैं बच्चे। तो log 10(2) का मान दिया हुआ आपके इसमें कितना दिया हुआ भैया मेरे, तो ये दिया हुआ log 10(2) का log 2 का मान दिया हुआ, log 10(2) का मान दिया हुआ 0.303 बच्चे, है ना, माइनस क्या होगा ध्यान में रखिएगा, ये देखिए 8 log 10, तो 8 को 8 ही रहने दीजिए, log 10 का मान कितना होता है, तो 1 होता है भैया, है ना, पुट कर लिए। अब क्या हुआ, तो माइनस, अब देखिए 0.3010 माइनस 8 कर लेंगे, तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगा कितना, तो ये बच्चे ठीक है आपको माइनस में, है ना, ध्यान में रखना है, माइनस में ये आ जाएगा -7.699 आ गया, है ना, तो के आसपास आएगा, है ना, तो ये बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये +7.699 आ गया, यानी आपको यहाँ pH मान कितना हो जाएगा, तो पॉजिटिव में आएगा और 7.699 आ गया, तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने आपको दिया था बच्चे, तो pH का वैल्यू निकालने के लिए सोरेनसन ने बताया था कि इस तरह से pH का मान निकालते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा किसी यौगिक का भारात्मक संगठक इतना इतना है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बच्चे, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन और क्या दिया हुआ है, तो बच्चे ऑक्सीजन, और क्या दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन दिया हुआ है। देखिए प्रतिशत मात्रा कितना, प्रतिशत मात्रा सबका दिया हुआ है, कोई बात नहीं है ना, तो प्रतिशत मात्रा दिया हुआ 54.5, ध्यान में रखिए बच्चे। फिर दिया हुआ कितना 36.4, फिर देखिए भैया ठीक है 9.1 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, प्रतिशत मात्रा तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, तो भाई मेरे यहाँ पर ठीक है परमाणु भार लिखते हैं, परमाणु भार, है ना, परमाणु भार लिखिए, ये कितना है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो रूट रेशियो निकालिए, रूट रेशियो, है ना, रूट रेशियो कैसे निकालेंगे ये रूट रेशियो, तो भैया रूट रेशियो निकालने का तरीका होता है कि इससे इसको भागा दे देंगे, तो देखिए भागा दीजिए 54.5 है ना बटा 12, है ना, ये देखिए ये भागा दीजिए 36.4 बटा क्या 16, और ये भागा दीजिए 9.1 भागा 1 कर लीजिए, है ना। तो अब निकालेंगे, कितना निकालेंगे, तो भैया ये निकलेगा, है ना, लगभग 4 ठीक है आपको बरचों के 48, है ना, बरचों के 48 और 6 5, है ना, तो बरपंच 60, 4.54 के आसपास निकलेगा, मान लेते हैं, है ना,
16 से भागा दीजिए 2.72 के आसपास निकलेगा। इसको भागा देंगे 9.1 के आसपास निकलेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो भाई साहब अब क्या करेंगे, है ना, 16 दूनी 32 और 4 4, तो 16 दूनी 32, है ना, 2.27 के आसपास निकलेगा, 2.27। अब देखिए ये जो इसमें सबसे छोटा है उससे सबको भागा दे दीजिए, तो इससे भागा दीजिए इसको, है ना, 2.27 को, है ना, 2.27 को भागा दीजिए, यही रूट रेशियो होता है ना। तो भागा देंगे तो यहाँ कितना निकलेगा, तो बच्चे 2 निकलेगा, है ना। अब देखिए ठीक है, आपको 2.27 को 2.27 से भागा दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा बच्चे, तो ये 1 आ गया, है ना। 2.27 को 9.1 से भागा दीजिए, 9.1 भागा देंगे 2.27, तो ये बच्चे ये लगभग कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना, आपको 4 के आसपास, यानी 2:1:4, यानी कार्बन का कितना हुआ बच्चे, तो 2, हाइड्रोजन का कितना हुआ, तो बच्चे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना कंपाउंड। तो हाइड्रोजन का ये देखिए, हाइड्रोजन का कितना हुआ, तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हुआ, तो 1 हो गया। यानी मूलानुपाती सूत्र यही होता है बच्चे, है ना, मूलानुपाती सूत्र ध्यान में रखिएगा। इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, यही हो जाएगा। तो C2H4O आ जाएगा आपका आंसर। तो पहले क्या किए, तो परसेंटेज लिखे, फिर परमाणु भार से सबको भागा दे दिए, फिर क्या किए बच्चे कि परमाणु भार से जो भागा दिए, जो निकला उसमें जो सबसे छोटा है उससे सबको भागा दे दिए, तो रूट रेशियो निकल गया। और वही आपको क्या होता है, तो मूलानुपाती सूत्र का अनुपात होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं, कह रहा पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। देखिए पादप कोशिका जो होता है ना, पहली बात पादप कोशिका याद रखिए बच्चे, पादप एक तरफ लिख रहे हैं पादप कोशिका और दूसरे तरफ लिख रहे हैं जंतु कोशिका, ध्यान में रखिएगा बच्चे, पादप कोशिका एक तरफ लिख रहे हैं जंतु कोशिका। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल इसमें क्या होगा, पाया जाएगा बच्चे, सेल वॉल इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, है ना बच्चे। फिर देखिए वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स बड़ा बड़ा होगा, है ना, बड़ा होगा बच्चे, बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, तो बच्चे वैक्यूल्स जो है ना छोटा होता है ना, रिक्तिका का आकार क्या होगा, छोटा होगा। इसमें प्लास्टिड्स आपको क्या होगा, तो प्लास्टिड्स बच्चे इसमें पाया जाएगा, है ना, इसमें प्लास्टिड्स नहीं पाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा, प्लास्टिड इसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अब देखिए एक और चीज बच्चे याद रखिएगा, लाइसोसोम्स की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें नहीं पाया जाता, ध्यान में रखिएगा, केवल इंसेक्टिवोर्स में पाया जाता है, इंसेक्टिवोर्स में, यानी इंसेक्टिवोर्स में पाया जाता है, कीटभक्षी पादप में, इंसेक्टिवोर्स प्लांट में आपको लाइसोसोम्स पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, पाया जाएगा। तो बच्चे सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, सही बात है ना। पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, होता है ना। तो बच्चे ये कोई लक्षण है नहीं, है ना। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, एकदम सही है बच्चे, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। जो मैंने लिखा है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा बच्चे, ये पुष्प कलिका से प्राप्त होता है ना, आपको फ्लावर बर्ड से प्राप्त होता है, फ्लावर बर्ड से प्राप्त होता है, फ्लावर बर्ड। बच्चे जड़ से क्या प्राप्त होता है, तो आपको जड़ से हींग प्राप्त होता है, हींग प्राप्त होगा। और जड़ से क्या प्राप्त होगा, तो भाई मेरे मूली प्राप्त होता है, मूली जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। आपको गाजर जड़ से प्राप्त होता है ना, गाजर। तना क्या होगा भाई मेरे, तो आलू जो है ना तना से प्राप्त होता है, आलू, है ना। अदरक, है ना, अदरक ले लीजिए, या आप लहसुन ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, है ना, सब आपको तने से प्राप्त होता है, प्याज। और बच्चे हल्दी ले लीजिए, ये सब आपको तने से प्राप्त होगा, है ना। लहसुन ले लीजिए, ये सब तने से आपको प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ये सारे स्टेम है ना। तो आंसर हो जाएगा पुष्पकलिका बच्चे। आगे देखते हैं, कह रहा एम द्रव्यमान की एक गेंद को h ऊंचाई से पहाड़ी से गिराया जाता, 3/4 ऊंचाई। बच्चे ये एम गेंद को गिराया गया, कोई बात नहीं, है ना। अब क्या कह रहा है, 3/4 ऊंचाई से गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, h ऊंचाई से गिरा रहे हैं, है ना। 3/4 ऊंचाई, याद रखना बच्चे, यहां से 3/4 तक ये आ गया, 3/4 ऊंचाई तक आ गया, तो कितना बचा, 1/4 ऊंचाई बच गया, हाइट बच गया नीचे की तरफ। तो ये क्या होगा भाई मेरे, मान लेते हैं यहाँ पर mgh था, तो यहाँ पर क्या होगा, mgh/4 आ जाएगा, mgh/4 इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जो बचा वही काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या हुआ, टोटल एनर्जी आपको mgh है, माइनस कर दीजिए, आपको कितना बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh माइनस क्या, तो mgh/4, है ना। ये क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी है,
तो करिए बच्चे, ये कितना निकल जाएगा, तो भैया 4 और में से 1 को घटा दिया 3 mgh बटा क्या 4, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात निकालिए। तो भाई साहब अनुपात निकाल लीजिए, क्या कह रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हो गया 3 mgh है ना बटा 4 है ना, और बटा क्या हो गया बच्चे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कितना, निकल गया है mgh बटा क्या 4। चलिए कोई बात नहीं है ना, कि ये आ गया 3 mgh बटा क्या हुआ भाई मेरे 3 mgh बटा 4, और ठीक है ये ऊपर चला गया है ना mgh, और बटा क्या बच्चे ऊपर चला गया 4। तो ये देखिए ये और ये आपको कट गया है ना, ये और ये कट गया, तो 3:1 में आएगा बच्चे, 3:1 आएगा, ध्यान में रखना 3:1 में आएगा है ना। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, तो 3:1 होगा। यहां पर गतिज ऊर्जा अधिक होगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होगा बच्चे है ना। तो 1:3 तो कभी संभव नहीं है, 3:1 संभव है बच्चे, तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अन्नू कुमारी जी गुड मॉर्निंग, फ्लावर बर्ड, 3:1 होगा। आगे देखते हैं, कह किस अभिक्रिया में क्लोरीन बनता है, तो भैया यहां देखिए क्लोरीन बनने का ये वाला फॉर्मूला है, कैसे, तो ये देखिए ये अगर होगा तो ये देखिए क्या बनेगा, तो बच्चे ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण कर लेगा और यहाँ पर क्या होगा H2 गैस बाहर निकलेगा। इसकी बात करें तो ये Na2SO4 बनाएगा है ना, और 2HCl का निर्माण करेगा, Na2SO4 बना लेगा। हाँ, और क्या करेगा बच्चे, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करेगा है ना। तो ये अलग हो गया। ये देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या होगा, MnO2 को अभिक्रिया करवा दीजिए 4HCl से, देखिए ये क्या बनेगा, तो बच्चे सबसे पहले MnCl2 प्लस क्या 2H2O, और अंत में क्या होगा, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। तो आंसर आपका ए नंबर होगा। ध्यान में रखना बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है, बराबर इस तरह का प्रश्न पूछेगा और फंसाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा है ना बच्चे, और न्यूटन के गति प्रथम नियम से द्वितीय और तृतीय नियम प्राप्त होते, गलत बात है बच्चे। न्यूटन के सेकेंड लॉ को याद रखना, न्यूटन सेकेंड लॉ को, न्यूटन सेकेंड लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ यूनिवर्सल लॉ कहलाता है बच्चे, सार्वभौमिक नियम कहलाता है, यूनिवर्सल लॉ कहलाता है, और इसी से यूनिवर्सल लॉ कहलाता है, इसी से आपको पहला और दूसरा नियम आया है, इसी से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आया, फर्स्ट लॉ और कौन सेकंड लॉ आया है। ध्यान में रखिए बच्चे, सेकंड लॉ आया है किससे, तो भाई मेरे आपको न्यूटन सेकंड लॉ से है ना। तो प्रथम नियम से द्वितीय और तृतीय नियम गलत बात है, तृतीय नियम से गलत बात है, द्वितीय नियम से प्रथम और तृतीय नियम प्राप्त हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ किसे कहते हैं, तो सेकंड लॉ को कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए अगर संवेग में प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है x% है ना, तो आपको गतिज ऊर्जा निकालना आसान है ना। ये देखिए क्या करते हैं, x प्लस x, प्लस क्या x इंटू x बटा क्या 100। अगर आपको है ना काइनेटिक एनर्जी में x% वृद्धि दिया हुआ है, आपको बोलेगा मोमेंटम निकालिए, तब कैसे करेंगे बच्चे, तो 1 प्लस है ना x% है का रूट अंडर -1 है ना गुना 100 कर लेंगे बच्चे। तो ये दोनों निकालने का तरीका है। तो देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100% बढ़ रहा है ना, 100% बढ़ रहा है, कौन मोमेंटम बढ़ रहा है, तो भैया 100 प्लस क्या 100 गुना 100 बटे 100 कर लीजिए, यही परसेंटेज वृद्धि होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। देखिए बच्चे है ना, तो ये कट गया और बचा कितना, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 300% वृद्धि होगा। देखिए आसान सवाल है, आसान तरीके से बन गया सवाल, एकदम सिंपल है बच्चे। अगर मोमेंटम निकालने के लिए बोलेगा, मोमेंटम निकालने के लिए बोलता, ठीक है, मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंटम दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए बोलता, तो देखिए इस तरह से निकालते है ना, इस तरह से निकाले जो अभी निकाले हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी में x% वृद्धि मोमेंटम निकालना होगा है ना, कितना प्रतिशत बढ़ा, तो इस तरह से निकालेंगे। दोनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है। देखिए फिनॉल जो है ना, ये देखिए इस तरह से है ना, फिनॉल, ये वाला फिनॉल हो गया, कोई बात नहीं है, फिनॉल हो गया बच्चे OH, और बेंजाइल अल्कोहल, बच्चे बेंजाइल अल्कोहल में ऑर्थो पोजीशन पर डाल दीजिए, ये ऑर्थो पोजीशन पर आ गया बेंजाइल अल्कोहल में है ना, और M क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिनॉल बच्चे, यहाँ क्लोरीन आ गया, क्लोरोफिनॉल, ध्यान में रखिएगा, ये क्लोरोफिनॉल आ गया है ना, तो ठीक है क्लोरोफिनॉल आ गया। यहाँ देखिए ये क्या हुआ, तो बच्चे M क्लोरोफिनॉल,
ये आ गया क्लोरीन और यहाँ पर आ गया OH, है ना, तो M क्लोरोफिनॉल, ये देखिए M पोजीशन पर क्लोरीन है। तो क्लोरीन जैसे ही आ गया तो क्लोरीन विद्युत, ठीक है, अधिक विद्युत बंधुत्व वाला तत्व है, इसीलिए यह क्या होगा, इजी गोइंग में आपको इसको एसिडिटी प्रदान करेगा बच्चे। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। M क्लोरोफिनॉल जो है ये ज्यादा आपको क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। M क्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल ज्यादा, याद रखिएगा, ज्यादा क्या होता, अम्लीय होता है। क्यों होता है ज्यादा अम्लीय? ज्यादा अम्लीय होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है ना, यह अम्लीय होता है ना। क्यों होता है अम्लीय? क्योंकि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है, क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है बच्चे, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, तत्व जुड़ा है जिसकी वजह से, है ना, यह अधिक अम्लीय होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कह रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। देखिए आपको पता होगा कि पित्त जो है ना कहां से निकलता है, तो बच्चे पित्त जो है इसको बाइल बोलते हैं। ये निकलता कहां से है, तो आपके लीवर से, लीवर से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कहां से स्रावित होगा, तो लीवर से स्रावित होता है ना। एक बात, दूसरी बात क्या बच्चे, कि पित्त जो है ये क्या काम करता है, तो सबसे पहले वसा का पायसीकरण करेगा, वसा का पायसीकरण करता है, एकदम समझिएगा इसको, वसा का पायसीकरण करता है ना। उसके बाद क्या करेगा भाई मेरे, है ना, आपको भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, क्षारीय बनाता है, और भी बहुत सारा काम होता है पित्त का, क्षारीय बनाता है बच्चे। तो ये बातें याद रखिएगा, है ना। तो वसा का पायसीकरण करने का काम कौन करेगा, फैट को इमल्सिफिकेशन करने का काम करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा आपको पित्तरस। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। वसा का पायसीकरण कहां से होता है, तो वसा का पायसीकरण आपको पित्तरस के द्वारा होता है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक, बच्चे रेडियोधर्मी समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन, तो भैया सबसे पहले होता है प्रोटियम, है ना। उसके बाद क्या होता है, तो भैया ये ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। और उसके बाद क्या होता है, तो भैया ये ट्राइटियम होता है ना, ये ट्राइटियम होता है ना। प्रोटियम हुआ 1H1, है ना, ड्यूटेरियम हो गया 1H2 और ट्राइटियम होगा 1H3, है ना। और बच्चे ये ट्राइटियम में देखिए 1H3 ही है, तो क्या ये अल्फा किरण उत्सर्जित कर सकता है, नहीं, केवल उत्सर्जित करेगा बीटा किरण, क्योंकि इसमें अल्फा किरण होगा ही नहीं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि ये बीटा कण का उत्सर्जन कर सकता है, हाँ गामा का भी कर सकता है, लेकिन चूंकि गामा इसमें है नहीं बच्चे, तो गामा कण का उत्सर्जन ये नहीं करेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि रेडियोधर्मी समस्थानिक ट्राइटियम केवल और केवल, ठीक है, बीटा किरण का उत्सर्जन कर सकता है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाले मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम कब होगा। बच्चे आपको पता है कि जब आपको जी का मान, याद रखना बच्चे, जी का मान या भार का मान याद रखना बच्चे, भार का मान कब, आपको भार का मान कब, जब शून्य हो जाएगा तो आपको पाठ्यांक शून्य होगा। ध्यान में रखना, पाठ्यांक क्या होगा, शून्य होगा, है ना। भार का मान कब शून्य होगा भाई मेरे, तो भार का मान शून्य होता, ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या कहा कि भार का मान अगर शून्य होगा तभी पाठ्यांक क्या होगा, शून्य होगा, तभी रीडिंग क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए, है ना, मैंने कई बार कहा है कि देखिए लिफ्ट, है ना, लिफ्ट जो है ये अगर त्वरित गति से गमन करे, त्वरित गति से, ध्यान में रखना बच्चे, कौन सी गति, त्वरित गति, है ना, कहाँ जाए, तो त्वरित गति से ऊपर, त्वरित गति से, है ना, अगर ऊपर गमन करेगा तो भारी अनुभव होगा, ऊपर गमन, तो कैसा अनुभव, तो भैया भारी अनुभव होता है, एकदम समझिएगा इसको, वेटेड फील होगा, है ना। अगर नीचे गमन करेगा, नीचे गमन, तो हल्का अनुभव होगा, नीचे गमन तो आपको क्या होगा, हल्का अनुभव होगा, हल्का अनुभव होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हल्का अनुभव होगा। और अगर, ठीक है, त्वरित गति से खत्म हो गया बच्चे, है ना। अब क्या हुआ, एक समान वेग से लिफ्ट कैसे गमन करेगा, एक समान वेग से गमन करे, एक समान वेग से, तब क्या होगा भाई मेरे, एक समान वेग से गमन अगर करेगा तो ध्यान में रखिएगा, ऊपर गमन अगर करता है ना, या नीचे गमन करता है तो भार अपरिवर्तित रहेगा। नीचे गमन तो भार क्या होगा, अपरिवर्तित, भार अपरिवर्तित होता है, भार अपरिवर्तित होगा, एकदम समझिएगा इसको, भार, ठीक है, नेवर चेंजेस बच्चे, यानी अनचेंज्ड रहेगा, है ना, भार अपरिवर्तित होगा। अगर कैसे गमन करे, तो भाई साहब लिफ्ट त्वरित गति से गमन कर रहा था, एक समान वेग से गमन कर रहा था, अब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए बच्चे, आपको, है ना,
आपको क्या होगा, मुक्त रूप से गिरे, फ्री फॉलिंग की तरह गिरे, मुक्त रूप से। जब मुक्त रूप से गिरेगा, मुक्त रूप से गिरे, तब क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि जी का मान 0 हो जाएगा, तो भार शून्य हो जाएगा बच्चे, भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो केवल उस कंडीशन में जब आपको, ठीक है, मुक्त रूप से गिरता है, यानी ए बराबर जी के हो जाएगा, उसी कंडीशन में भार क्या होगा, शून्य होगा। उसी कंडीशन में क्या होगा, तो न्यूनतम होगा। यदि लिफ्ट गति करेगा किससे, तो बच्चे मुक्त रूप से नीचे की ओर घटे गति करेगा, तभी पाठ्यांक न्यूनतम होगा, है ना। आपको समान त्वरण से ऊपर की ओर गमन करेगा तो भारी अनुभव होगा, समान चाल से ऊपर की ओर गमन करेगा तो भार अपरिवर्तित रहेगा बच्चे, यानी जितना वेट है आपको उस बॉडी में उतना ही रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा, है ना। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा H2SO4 के संबंध में क्या गलत है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए H2SO4 को आप क्या कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल कहते हैं, है ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। दूसरी बात क्या, किंग ऑफ केमिकल्स भी से कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है बच्चे। ये जो है ना केमिकल्स कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ये हाईली ऑक्सीडाइजर है, याद रखिएगा, है ना। हाईली क्या है, ऑक्सीडाइजर है, हाईली ऑक्सीडाइजर यानी उच्च, ठीक है, हाईली ऑक्सीडाइजर होता है, यानी उच्च क्या है, ये ऑक्सीडेशन करने की क्षमता रखता है, इसीलिए उपचायक बोलते हैं बच्चे इसको, उच्च अपचायक है, यानी किसी को भी ऑक्सीडाइज करेगा। और यह क्या करता है, तो यह आपको, है ना, यह जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी यह आर्द्रता ग्राही होता है बच्चे, यानी ठीक है, आपको वायुमंडल से आर्द्रता को ग्रहण कर लेगा, या ठीक है हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, एकदम ध्यान में रखना, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी आपको कहीं से भी, है ना, यह आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, यह आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, ध्यान में रखिए, आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। तो ये बातें याद रखनी बच्चे, कर लेता है, यानी ये क्या करेगा, तो यह जो है ना आपको वायुमंडल से आपका जितना भी आपको ये है मॉइस्चर है उसको अवशोषित कर लेने का काम करता है। तो ये देखिए सल्फोनीकरण, हाँ सही बात है, सल्फोनाइजेशन ये करेगा, यह जल शोषक होगा, ये भी सही है। ये अपचायक नहीं होगा बच्चे, ये उपचायक होगा, ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, उपचायक होगा। तो गलत पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, मैंने पहले ही लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण। आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका ए नंबर होगा बच्चे, यह अपचायक नहीं हो सकता है, यह उपचायक होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कीमोथेरेपी किस रोग में उपचार किया जाता है बच्चे, कैंसर के इलाज में। आपको जब कैंसर का, देखिए कैंसर जो होता है, कैंसर, ठीक है, कैंसर आपको, है ना, क्या होता है बच्चे, कैंसर होता है, ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना, आपको अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, याद रखना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को आप क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ सेल्स को आप कहते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा, कैंसर कहते हैं। और कैंसर याद रखना है, कैंसर के जीन को क्या कहते हैं, कैंसर के जीन को याद रखिए, जीन को आप ओन्कोजीन कहते हैं, ओन्कोजीन कहते हैं, ध्यान में रखना बच्चे, ओन्कोजीन कहते हैं, कैंसर का जीन ओन्कोजीन कहलाता है ना। और क्या होगा बच्चे मेरे, तो एकदम ध्यान में रखना, कैंसर जो है, ठीक है, कैंसर के रोग का निवारण दो तरीके से किया जाता है, कैंसर के रोग का निवारण दो तरीकों से होता है, रोग का निवारण दो तरीके से किया जाता है। पहला आपको रेडियोथेरेपी, निवारण क्या होगा, दो तरीकों से, पहला रेडियोथेरेपी द्वारा, याद रखिए बच्चे, रेडियोथेरेपी, दूसरा केमिकल्स के प्रभाव द्वारा, रेडियोथेरेपी, है ना, और दूसरा होता है केमोथेरेपी, यानी केमिकल्स के, पहले में रेडिएशन के द्वारा और दूसरे में केमिकल्स के द्वारा। बच्चे हम क्या करते हैं, तो जो टिश्यूज है, जो अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा था उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो केमोथेरेपी द्वारा, है ना। तो ये बातें याद रखनी चाहिए बच्चे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कैंसर के इलाज में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन होता है, XY होता है बच्चे। आपको पता है कि, ठीक है, आपको जो है मेल में क्या होता है, तो मेल में आपको 22 प्लस, है ना, 22 प्लस XY होगा, है ना। फीमेल में क्या होता है बच्चे, तो फीमेल में जो है आपको 22 प्लस क्या होता है, 22 प्लस XX होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुल मिलाकर के, ठीक है, आपको मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, मेल या फीमेल में बच्चे आपको 46 गुणसूत्र होता है। फीमेल में कितना होगा, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चे। क्रोमोजोम्स कितना होगा, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
कह रहा पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। देखिए पेट का जो कोशिका होता है, ये पेट है मान लीजिए, ठीक है, पेट की कोशिका में ठीक है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। पेट की कोशिका में क्या होगा, पेट की कोशिकाओं में, है ना, कोशिकाओं में दो तरह का ग्लैंड पाया जाता है बच्चे, कोशिकाओं में, ठीक है, आपको ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, एकदम समझिएगा बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है ना। और इस ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, इस ग्लैंड में दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, है ना। कितने तरह के ग्लैंड, तो दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होगा, दो तरह का ग्लैंड पाया जाता है। कौन कौन, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्जेंटिक ग्लैंड। इससे क्या निकलता है, तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड से आपको HCl निकलता है, HCl स्रावित होगा। कौन स्रावित होगा, HCl स्रावित होता है। और पेप्टिक ग्लैंड्स, ऑक्जेंटिक ग्लैंड से और पेप्टिक ग्लैंड से किसका स्राव होगा, तो पेप्टिक ग्लैंड से, याद रखिएगा बच्चे, पेप्सिन का स्राव होता है, पेप्सिन का, और ये प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान में रखिएगा। और HCl क्या करेगा, तो पेप्सिन को क्रियाशील बनाने का काम करता है। तो बच्चे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, कहां से, पेट की कोशिकाओं के द्वारा। आगे देखते हैं, एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ज है बच्चे, 2 किलो हर्ज है, 2 × 10⁻³ हर्ज हो गया, है ना, ये फ्रीक्वेंसी है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है। कह रहा है कि लंबाई कितनी है, तो बच्चे तरंग देर दिया, तरंग की लंबाई दी हुई है 35 सेंटीमीटर, तो 35 गुना किया 10⁻² मीटर में आ गया, है ना। तो v बराबर क्या होता है, तो n लैम्डा होता है। ये वेग, ये चाल निकाल लिए, यह वेग निकाल लीजिए, 2 × 10⁻³ गुना 35 गुना 10⁻², है ना। 35 दूनी कितना बच्चे, 70 आ गया, 70 गुना आपको 10⁻1 यानी 700 मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना, आपको 700 मीटर पर सेकेंड आ गया। 1.5 किलोमीटर चलना है बच्चे, तो 1.5 किलोमीटर अगर चलना है तो समय बराबर क्या होगा, समय t बराबर होता है ना, आपको दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल बच्चे, दूरी बटा क्या होगा, तो बच्चे चाल आ जाएगा। तो दूरी बटा चाल यानी दूरी का मान कितना है, तो 1.5 किलोमीटर, है ना। किलोमीटर को ले लीजिए 1000 मीटर बटा क्या, 700, ठीक है। ये देखिए, ये सुनना काट दीजिए, यानी आपको क्या आ गया, तो 15/7, है ना, 7 दूनी 14, है ना, लगभग 2.1, ठीक है, सेकेंड होगा आंसर, है ना। आंसर आ जाएगा बी नंबर बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुरंत बनने वाला सवाल है, ठीक है। आगे देखते हैं, दृश्य शीशों को बनाने के लिए, देखिए शीशा यानी कांच की बात कर रहा है, और कांच क्या होता है, तो कांच जो है अतिशीतित द्रव है बच्चे, अतिशीतित द्रव होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, अतिशीतित द्रव होता है, ध्यान में रखिएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं इसको बच्चे, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है ना। और कांच जो होता है बच्चे, याद रखिएगा, यह एमोनिकल, है ना, एमोनिकल, है ना, एमोनिकल AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, और क्या बच्चे, रेड लेड, है ना, और क्या बच्चा, ये देखिए फॉर्मिक एसिड, इसको मिला करके कांच कैसा बनेगा, तो रेड लेड का निर्माण होता है, दृश्य कांच का निर्माण होता है बच्चे, दृश्य कांच बनाए जाते हैं, है ना। कौन सा कांच, तो दृश्य कांच बनाया जाता है, विजिबल ग्लास का निर्माण किया जाता है ना। तो अमोनिकल AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, रेड लेड, और ठीक है आपको फॉर्मिक एसिड के उपयोग द्वारा हम दृश्य कांच का निर्माण करते हैं। कांच जो होता है ना, वो क्या होता है बच्चे, ये भी ध्यान में रखिएगा, कांच आपको, ठीक है, ये होता है सोडियम, है ना, कैल्शियम सिलिकेट, Na2O × CaO × SiO2 होता है बच्चे, यानी सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को आप क्या कहते हैं, तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट, ध्यान में रखिए बच्चे, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को आप क्या कहते हैं, तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को आप कांच कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए, महत्वपूर्ण है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ जलीय पौधों की पत्तियों पर मोम की परत होती है बच्चे, कुछ जलीय पौधों की पत्तियों पर मोम की परत होती है, एकदम सही है। और इसमें क्या होता है, क्यूटीन होता है बच्चे, क्यूटीन होता है, क्यूटीन होता है। क्यूटीन क्या होता है, तो बच्चे क्यूटीन जो होता है ना, ये मोमीय पदार्थ है। क्यूटीन क्या होता है, मोमीय पदार्थ, और यह मोमीय पदार्थ है, पहली बात है ना, मोमीय पदार्थ है। और यह आपको जल, है ना, जल को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है, अपने ऊपर ठहरने नहीं देता, ध्यान में रखिएगा, अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
ठहरने नहीं देता। ये मोमीय पदार्थ होता बच्चे, नहीं देता है ना। लेकिन यही अगर मरुस्थलीय पादप होगा, ध्यान में रखना बच्चे, मरुस्थलीय पादप होता है, नहीं देता है ना। मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार होता है ना। ये देखिए, मोम की परत आपको जल ऊपर में नहीं रहेगा, लेकिन तैरते रहने में मदद कौन करेगा? जल में पौधों को जल में तैरते रहने में मदद कौन करता है? तो बच्चे पेरेन्काइमा टिश्यू करता है। कौन सा टिश्यू करेगा? पेरेन्काइमा करता है बच्चे, पेरेन्काइमा करता है। क्योंकि ठीक है, पेरेन्काइमा या आप कह सकते हैं एरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा होता है, जिसमें आपको वायु भरा रहता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें वायु भरा रहता है, जो इसको ठीक है, आपको इसमें वायु भरा रहता है, वायु भरा रहता है, जो क्या करेगा? तैरने में सहायता करेगा, है ना। जबकि जल ऊपर में ना ठहरे, ये क्या होगा? तो इसमें मदद करेगा कौन? तो भाई मेरे क्यूटीन मदद करता है। ध्यान में रखना बच्चे, क्यूटीन मदद करता है। लेकिन अगर बात करें सुबेरीन की, बात करें सुबेरीन, ध्यान में रखिएगा, सुबेरीन क्या होता है? तो भाई मरुस्थलीय पादपों में देखिए, सुबेरीन क्या करता है? जल के वाष्पोत्सर्जन को, हाँ, आपको क्या करने, कम करने के लिए सुबेरीन पदार्थ होता है। किस पादप में? तो मरुस्थलीय पादप में, ज़ेरोफाइट्स में बच्चे। ध्यान में रखना बच्चे, क्यूटीन किस में होगा? तो हाइड्रोफाइट्स में होगा, है ना। क्यूटीन किस में होगा? तो हाइड्रोफाइट्स में होगा। और सुबेरीन किस में होगा? तो मरुस्थलीय पादप में होगा, मरुस्थलीय पादप में। और ये क्या करता है? तो भाई आपके जल के, है ना, जल के आपको वाष्पोत्सर्जन को, जल के वाष्पीकरण को रोकता है, जल के वाष्पीकरण को रोकता है। वाष्पीकरण को रोकने का काम कौन करता है? तो बच्चे आपको सुबेरीन करता है। तो ये ध्यान में रखनी है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सही है, अभी कथन सही है, लेकिन आपको कारण गलत हो गया। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर क्या होगा? तो गलत हो जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा मस्त सवाल है ना। बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। आगे देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा होता है? तो भाई पादपों में श्वसन अंग होता है पत्ती। क्यों? क्योंकि पत्तियों में, याद रखिएगा, पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में, है ना, आपको स्टोमाटा पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है ना। स्टोमाटा, इसको बोलते हैं रंध्र पाया जाता है, रंध्र, है ना, स्टोमाटा पाया जाता है। और ये क्या करेगा? तो भाई मेरे, ये स्टोमाटा इस तरह का होता है अंग बच्चे, है ना, इस तरह का अंग होता है। ये गार्ड सेल्स हो गया, ये गार्ड सेल्स है बच्चे, और ये स्टोमाटा है, और इसी से, है ना, गार्ड सेल्स होता है। और इसी से क्या होगा? तो भाई इसी से क्या होगा? ऑक्सीजन और CO2, है ना, का विनिमय होता है ना, विनिमय भी होगा, और भाई वाष्पीकरण भी होता है ना। वाष्पीकरण, विनिमय किसके द्वारा होता है? तो बच्चे स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है, वही श्वसन अंग है। किसका? तो पत्तियों, अब बोलते पादप का। पादप का जो श्वसन अंग कौन हो गया? तो पत्ती हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कह रहा किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो बच्चे उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं, है ना। संपूर्ण भार प्रभावित होगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। जैसे देखिए, ये आपको क्या है? ये मान लीजिए वर्ग है ना, तो वर्ग का विकर्ण, जो विकर्ण होगा वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर मान लीजिए ये छड़ है, छड़ का अगर बोलेंगे तो गुरुत्व केंद्र कहां होगा? तो भैया इसका मिडिल पॉइंट होगा, है ना, मिडिल पॉइंट होगा, क्या गुरुत्व केंद्र होगा। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। और अगर हम त्रिभुज की बात करें तो ये देखिए, है ना, यहां से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, ये देखिए, ये होगा आपको क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो कहने का क्या अर्थ है कि ठीक ऐसा स्थान जहां पर आपको वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित हो, बच्चे mg केंद्रित हो, उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये देखिए, mg केंद्रित हो, उसे ही आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो भाई प्रकाश जो है, ये एकदम ध्यान में रखना, प्रकाश क्या है? तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, EMW है बच्चे, EMW है। और प्रकाश जो है बच्चे का रंग की बात करें, का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा, वेवलेंथ द्वारा निर्धारित होता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, द्वारा निर्धारित होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा निर्धारित? तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका जो आपको रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा?
तो बच्चे तरंग दैर्ध्य द्वारा। ध्यान में रखना है कि प्रकाश कहने का अर्थ है दृश्य प्रकाश, है ना, दृश्य प्रकाश कहिए, प्रकाश कहने का अर्थ दृश्य प्रकाश है बच्चे, विजिबल रेज है, जिसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। और ये 7 रंगों का बना होता है ना, 7 रंगों का बना होगा, जिसको आप विविग्योर कहते हैं, VIBGYOR, विविग्योर कहा जाता है। और इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता था, लाल रंग का, सबसे कम किसका होता है तो वायलेट का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण क्या है बच्चे। टेलीविजन, ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की वक्रता के कारण, किसके कारण, पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की वक्रता के कारण, ध्यान में रखना है, पृथ्वी की वक्रता के कारण, वक्रता के कारण, है ना, कौन बच्चे, तो वक्रता के कारण, है ना, सिग्नल, हाँ सिग्नल दूर तक गमन नहीं करता है, सिग्नल आपको दूर तक गमन नहीं करता है ना, तो ध्यान में रखिएगा, गमन नहीं करता है किसके द्वारा, तो भाई मेरे आपके, है ना, सिग्नल का प्रवाह किसके द्वारा नहीं होगा तो पृथ्वी की वक्रता के कारण, यह दूर तक गमन नहीं करता है ना। देखिएगा ये कर्व्ड हो जाएगा बच्चे, ये पृथ्वी क्या है, कर्व्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दूर तक सिग्नल गमन नहीं करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है भैया, आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। ये देखिए मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, है ना, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, है ना, याद रखना बच्चे, परमाणु संख्या पर आधारित, और किसने दिया था, परमाणु संख्या पर आधारित है ना, आधारित। और ये किसने दिया था तो भैया ये दिया था, ठीक है, आपको मोसले ने दिया था, मोसले ने दिया था, ध्यान में रखना है, मोसले ने दिया था। कौन, तो भाई मेरे आपको मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। और यह मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है आपको परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें 18 वर्ग, इसमें क्या है 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स, और कितने पीरियड्स हैं 18 ग्रुप्स, एवं 7 पीरियड होते हैं बच्चे, 7 पीरियड्स होता है ना, पीरियड्स होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मेंडलीफ ने भी आवर्त सारणी दिया था, मेंडलीफ को, ठीक है, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल कहा जाता है। मेंडलीफ जो है ना बच्चे, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का पिता कहते हैं, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी का पिता कहते हैं, है ना, का पिता कहते हैं। इन्होंने आपको जो पेरियोडिक टेबल दिया पिता कहते हैं, ध्यान में रखना बच्चे। और इन्होंने जो पेरियोडिक टेबल दिया वह परमाणु भार पर आधारित होता है ना। ये देखिए मौसले, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखिए, है ना, कह रहा है कि घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व कौन है। देखिए मानव शरीर में तत्व कौन कौन होता है, तो मानव शरीर में तत्व, याद रखना बच्चे, शरीर में तत्व सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन O, उसके बाद C कार्बन, है ना, OCH, उसके बाद N, है ना, उसके बाद का, है ना, उसके बाद P, उसके बाद K, उसके बाद S, और उसके बाद ना, है ना। तो देखिए सबसे अधिक मात्रा में अगर धातु तत्व की बात करेंगे तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फॉस्फोरस आ गया, कैल्शियम फॉस्फोरस, है ना। उसके बाद क्या आ गया बच्चे, तो गंधक और पोटेशियम। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला ऑप्शन है ना, कैल्शियम फॉस्फोरस। देखिए मनुष्य के शरीर में कैल्शियम कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो मनुष्य के शरीर में कैल्शियम 2% की मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कौन बच्चे, कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम कितनी मात्रा में, तो कैल्शियम 2% की मात्रा में, 2% की मात्रा में पाई जाती है ना। ये बातें याद रखिए बच्चे, आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं क्या करा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से शुरू हुआ बच्चे, तो 1971 से ये पूर्णतः लागू हो गया। ध्यान में रखना है, कब से लागू हो गया, तो 1971 से पूर्णतः लागू हो गया। और इसके आधार पर अगर हम बात करें तो SI के 7 मूल मात्रक, के 7 मूल मात्रक हैं बच्चे, 7 मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक कितने हैं, तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, मात्रक हैं। कौन कौन, तो भैया आपको लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, है ना, आपको बच्चे समय का सेकेंड, है ना। उसके बाद जो है आपको ये जो है विद्युत धारा का एम्पियर, उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, और फिर देखिए, है ना, आपको पदार्थों की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का क्या बच्चे, कैंडिला। तो इतना मात्रक होता है, 7 मूल मात्रक। और 2 आपको सहायक मात्रक है बच्चे, 2 सहायक मात्रक हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, 2 सहायक मात्रक हैं। कौन कौन है 2 सहायक मात्रक, तो बच्चे एक हो गया समतल कोण का रेडियन,
है ना, रेडियन, और दूसरा हो गया स्टेरेडियन बच्चे, स्टेरेडियन। ये दो आपको क्या है, सहायक मात्रक हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आंसर हो जाएगा 1971। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। भाई आपको पता है ना, कि रेफ्रिजरेटर, ये देखिए ये आपका रेफ्रिजरेटर, समझिए इसको, ये रेफ्रिजरेटर है। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि गर्म वायु, याद रखिए, संवहन धारा पर यह काम करता है, संवहन धारा पर काम करता है, ध्यान में रखना बच्चे, संवहन धारा पर आधारित है, कन्वेक्शन करंट पर यह आधारित है, आधारित। और यहां पर क्या होता है तो भाई साहब, यहां पर आपको फ्रीजर होता है, फ्रीजर होता है। और रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो गर्म हवा क्या होगा, ऊपर जाता है, ऊपर गया गर्म हवा, कौन हवा, गर्म हवा, याद रखना है, बंद जब रेफ्रिजरेटर है तो गर्म हवा कहां गया बच्चे, तो गर्म हवा ऊपर गमन करता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे, गर्म हवा कहां गया, ऊपर गया, और ये फ्रीजर से टकरा गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर टकराया, और नीचे देखिएगा धीरे धीरे गमन करता है, और पूरा जो है फ्रिज है वो ठंडा हो जाता है। अगर मान लीजिए इसका दरवाजा खोल दिया जाए, खोल दिए, ओपन कर दिए, तो ये गर्म हवा आपको ऊपर ना जाकर के ये क्या होगा, कमरे में चला जाएगा। गर्म हवा कहां जाएगा, तो आपको ये खुला होने पर, दरवाजा खुला होने पर, दरवाजा खुला होने पर, खुला होने पर गर्म हवा कहां गया, होने पर गर्म हवा कमरे में जाता है, गर्म हवा कहां गया, गर्म हवा कमरे में जाता है, कमरे में जाता है। और ठीक है, आपको क्या करेगा, तो बच्चे कमरे को गर्म कर देता है, कमरे को गर्म कर देता है, कमरे को क्या कर देगा, गर्म कर देता है, गर्म कर देता है, एकदम समझिएगा बच्चे, गर्म कर देता है ना। तो ध्यान में रखना बच्चे, तो रूम विल स्लोली वार्म अप, अगर बंद कमरा है तब, है ना, बंद कमरा है तो कमरा क्या होगा, तो भाई मेरे गर्म हो जाएगा, है ना। संवहन धारा, जो गर्म हवा है, हल्का होता है, वो ऊपर उठता है जब फ्रीजर बंद होगा, जब फ्रिज बंद होगा, और जैसे ही खोल देंगे तो ये गर्म हवा आपको कमरे में आ जाएगा और कमरे के तापमान को बढ़ा देगा और कमरा पूरा गर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेढकों में कायांतरण की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन, देखिए मेढकों में आपको क्या चाहिए बच्चे, है ना, ये देखिए ये क्या है, तो भैया ये टेडपॉल है ना, ध्यान में रखना, टेडपॉल है ना, टेडपॉल है, और ये आपको मेढक बन गया फ्रॉग। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए, तो भाई इसके लिए इसको आयोडीन चाहिए। आयोडीन अगर इसको नहीं मिलेगा तो किसी भी स्थिति में मेढक का मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकता है, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकता बच्चे, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकता है। मेटामॉर्फोसिस के लिए इसको आयोडीन चाहिए। आयोडीन किस हार्मोन में होता है, आपको पता है, थायरोक्सिन में। किसमें होगा, थायरोक्सिन में होता है। तो बच्चे ठीक है, आपको थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, ये ध्यान में रखना है। टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, टेस्टोस्टेरोन जो है सेक्स हार्मोन है ना, मेल में होता है बच्चे। किसमें, मेल में होगा, ह्यूमन में होगा, ह्यूमन मेल में। ह्यूमन मेल में कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है ह्यूमन मेल में, है ना, मेल में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, ये सेक्स हार्मोन है बच्चे, है ना। एडिनेलिन, ये क्या होता है, एडिनल ग्लैंड से निकलता है, और ये ठीक है आपको क्रोध, गुस्सा, ये सब आपको क्या करता है, शरीर में बढ़ाने का काम करता है, रक्तचाप को बढ़ा देता है, कौन, एडिनेलिन, याद रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए मनुष्यों के मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। देखिए आपको तंत्र जो है, तंत्रिका कितने तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका 2 प्रकार का होता है ना। आपको एक तंत्रिका होता है कौन, तो भाई मेरे एक होता है स्पाइनल, है ना, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होता है बच्चे। और ये क्या होता है, तो ये बॉडी टू ब्रेन जाता है, ध्यान में रखिएगा, बॉडी टू ब्रेन जाएगा, है ना, बॉडी टू ब्रेन जाता है बच्चे। और ये 31 जोड़ी होता है स्पाइनल नर्व्स, 31 जोड़ी। और दूसरा क्या होता है भाई मेरे, दूसरा होता है क्रेनियल नर्व्स, है ना, क्रेनियल नर्व्स होता है, क्रेनियल नर्व्स होगा। और ये कितना होगा, तो 12 जोड़ी होता है, 12 जोड़ी होता है बच्चे। और ये किधर से किधर जाता है, तो ब्रेन टू, है ना, ब्रेन टू आपको बॉडी जाएगा, ब्रेन टू बॉडी इंफॉर्मेशन जाता है बच्चे, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं का संचालन कौन करता है बच्चे, मेरुदंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ध्यान में रखिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं, छींक वगैरह आता है तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है ना, छींक आना आपको, ठीक है, हिचकी आना, ये सब आपको क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होता है, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे। अनुमस्तिष्क जो है सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है ये किसका नियंत्रण करता है, तो सेरिबेलम जो है मोटर एक्टिविटीज का, सेरिबेलम, बेलम बच्चे, सेरिबेलम मोटर एक्टिविटीज का नियंत्रण करता है, मोटर एक्टिविटीज, है ना, मोटर एक्टिविटीज का नियंत्रण करता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, मोटर एक्टिविटीज यानी आपको, है ना, गति क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, गति क्रियाकलाप का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो भैया मेरे आपको सेरिबेलम करता है। तो ये याद रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो आंसर आपको एकदम याद रखिएगा, ठीक है, मेरुदंड होगा, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। बर्फ पर दाब
बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, देखिए है ना, आपको बर्फ पर अगर आप दाब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा आपको क्या होगा बच्चे, तो गलनांक घटेगा, है ना, गलनांक घटेगा बच्चे, गलनांक क्या होगा, घटेगा, घटेगा, है ना। और बच्चे आपको पता होगा कि जल पर, याद रखिएगा, जल पर अगर दाब बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, तो क्वथनांक बढ़ता है लेकिन गलनांक घटता है, तो यही घट जाएगा बच्चे। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा, घट जाता है। अब मान लीजिए जैसे ही दाब बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, आपस में, है ना, ये मान लीजिए दो बर्फ का टुकड़ा है और हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो आपस में क्या होगा, ये जुड़ जाता है ना, रिग्लिगेशन होता है बच्चे, रिग्लिगेशन होता है, रिग्लिगेशन की वजह से ये आपस में एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ जाता है। ध्यान में रखना है, आपस में जुड़ जाएगा, बर्फ का दो टुकड़ा आपस में जुड़ जाता है, किसकी वजह से, तो रिग्लिगेशन की वजह से जुड़ जाता है। ध्यान में रखिए, आसान प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो बच्चे 0.8 सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड। आपको पता होगा कि हृदय की धड़कन, है ना, हृदय की धड़कन जो है आपको क्या होता है बच्चे, हृदय की धड़कन में दो पार्ट होता है, एक होता है सिस्टोलिक होता है और एक होता है डायस्टोलिक बच्चे, डायस्टोलिक होता है ना, डायस्टोलिक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिल करके आपको 1 मिनट में कितना होगा, तो 72 बार हृदय धड़कता है बच्चे। 1 मिनट में कितना बार, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, हृदय 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ये एकदम याद रखिए, 72 बार धड़कता है बच्चे। कौन, हृदय आपका, ये याद रखना है, आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं, ये जब उसे लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाए। देखिए लंबाई के लंबवत जब आप काटेंगे, ये देखिए आपको चुंबक को दो तरीके से काट सकते हैं, है ना, तो ये देखिए ऐसे काट लीजिए, ये देखिए ये इधर, ये मान लीजिए बी, ये इसको लंबाई के लंबवत काट लेते हैं, है ना, ऐसे काट लिए, या एक चुंबक को ऐसे भी काट सकते हैं बच्चे, ऐसे भी काट सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा भैया, लंबाई के लंबवत काट रहे हैं, किसके लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत काट रहे हैं, है ना, तो लंबाई तो आधी हो जाएगी, ध्यान में रखना है, ये आधी हो गई, है, लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा बच्चे। अगर ऐसे काटते हैं तो आपको याद रखना बी सेम होगा, है ना, दोनों टुकड़े का, इससे दो टुकड़ा बनाते हैं, मान लीजिए कि एक टुकड़ा ऐसा बना, एक टुकड़ा ये है ना, एक टुकड़ा क्या है, ये है, दूसरा टुकड़ा क्या है भैया, ये टुकड़ा है, तो दोनों का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा, है ना, केवल लंबाई परिवर्तित होगा। लेकिन अगर ऐसे काटते हैं, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, हम ऐसे काट लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे काटिए, है ना, आपको चौड़ाई के ऐसे काट लेते हैं, तब क्या होगा, तो ये आधा हो जाएगा b/2 और ये b/2 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना बच्चे, अगर इस तरह से काटते हैं तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, लेकिन ऐसे अगर काटते तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम रहेगा बच्चे, तो लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, कर भारी जल एक प्रकार का क्या है बच्चे, भारी जल का मतलब क्या होता है, तो भारी जल का मतलब होता है, भारी जल मतलब D2O, है ना, D2O, और इसका उपयोग दोनों कामों में करते हैं, है ना, मंदक में भी करेंगे, है ना, जनरली मंदक में करते हैं, शीतलक में भी करते हैं बच्चे। मंदक क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करेगा, न्यूट्रॉन की गति धीमा करता है। और शीतलक क्या होता है बच्चे, ठीक है, शीतलक जो है ना, उत्सर्जित उष्मा को अवशोषित करता है, उत्सर्जित उष्मा अवशोषित करता है, उष्मा का अवशोषण करता है। ये बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों की तरह जैसा काम करता है, तो आंसर आपको ठीक है मारना चाहिए क्या, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये मारना चाहिए। आगे देखिए बच्चे, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता। देखिए उर्वरक जनरली जो होता है वह ठीक है, आपको ऑक्सीजन तो होगा ही, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, है ना, आपको नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, पोटेशियम भी होगा, इतना तत्व आपके उर्वरक में पाए जाते हैं। उर्वरक में पाए जाने वाले तत्व, उर्वरक में पाए जाने वाले तत्व इतने होते हैं बच्चे, जाने वाले तत्व हैं। क्या नहीं होगा, तो क्लोरीन नहीं होगा, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, कर अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर कैसा रंग देगा। बच्चे लिटमस पेपर जो है याद रखना है, लिटमस पत्र ये क्या होता है, ये लाइकेन का बना होता है। लिटमस पत्र लाइकेन निर्मित होते हैं, लाइकेन निर्मित होते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, लाइकेन निर्मित होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, होते हैं, है ना।
और लिटमस पत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, और दूसरा क्या होता है, लाल लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र होगा, है ना भैया। और नीला जो है अम्लीय विलयन के कारण, ठीक है, क्या होगा, तो भाई लाल हो जाता है, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन के प्रभाव से लाल, है ना। और इस पर देखिए, है ना, आपको क्षारक के प्रभाव से ये क्या होगा, नीला हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाल हो जाएगा। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, तो भैया उत्तकों का निर्माण आपको प्रोटीन से होता है। देखिए प्रोटीन को आप क्या कहते हैं, शरीर निर्माता कहते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है, एमिनो एसिड निर्मित होता है। और ध्यान में रखना बच्चे कि प्रोटीन क्या होगा, शरीर निर्माता है, शरीर निर्माता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। शरीर जितना भी उत्तक है वो सब किसका बना होगा, तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो अच्छी बात है। मोनोजाइट किसका अयस्क है बच्चे, तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। देखिए थोरियम जो है ना, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो भैया इसकी परमाणु संख्या 90 होती है, और इसका 3 मुख्य अयस्क होता है। पहला मोनोजाइट, दूसरा आपको अलेनाइट, तीसरा आपको थोरेनाइट होता है, है ना। टाइटेनियम का अयस्क जो है वो कौन होगा, इल्मेनाइट अयस्क होता है। इल्मेनाइट टाइटेनियम का अयस्क है, या रूटाइल बच्चे, इल्मेनाइट या रूटाइल किसका अयस्क है, तो ये देखिए FeTiO2, है ना। और इल्मेनाइट और रूटाइल भी टाइटेनियम का अयस्क है, रूटाइल बच्चे, रूटाइल टाइटेनियम का अयस्क है, और TiO2 रूटाइल होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। जब आपको मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो बच्चे बालू में, है ना, बालू में याद रखना है बच्चे, बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों से होने की संभावना है। सब देखिए, छिछले हैंडपंप से से पानी पीने पर क्या होता है, फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है। फ्लोरीन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और फ्लोरोसिस होने की संभावना हो जाती है बच्चे, फ्लोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है, फ्लोरोसिस की संभावना क्या होगी, बढ़ जाती है। किसकी संभावना बच्चे, फ्लोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो आंसर फ्लोरोसिस होगा। देखिए हाइजा जो है ना, ये दूषित जल के प्रभाव से होता है, और ये ठीक है आपको विब्रियो कोलेरी, है ना, याद रखना बच्चे, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के प्रभाव के कारण होगा। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक, ठीक है, जीवाणु के प्रभाव के कारण आपको होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होगा, हैजा जो है विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, तो एक आवर्तकाल कब बढ़ेगा, तो टी आपको पता है 2 पाई रूट अंडर क्या होता है, L/G होता है। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। तो लंबाई अगर बढ़ेगा, है ना, तो आपको आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। और जी अगर क्या होगा, घटेगा, तब आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई मेरे आवर्तकाल कब बढ़ेगा, तो जब या तो लंबाई को बढ़ना चाहिए या गुरुत्वीय त्वरण को घटना चाहिए। तो लंबाई में वृद्धि से आपको क्या होगा, आपका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है ना। आसान प्रश्न है। यहां देखिए पीएच संबंधित है भैया। पीएच जो है ना, आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। तो बच्चे ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है। अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो पीएच का मान कम होगा, पीएच क्या होगा, कम होगा बच्चे, और अम्लीय ज्यादा होगा, अम्लीयता क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये क्षारीयता ज्यादा होगा। क्षारीयता आपको न, अम्लीयता कम होगी, है ना, अम्लीयता क्या होगी, कम होगी। ध्यान में रखिएगा, अम्लीयता कम। तो ये बातें याद रखनी है बच्चे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पीएच का मान का निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही किस प्रकाश में होता है। तो मानव का जो आंख है सर्वाधिक सुग्राही होगा हरे रंग में, हरे रंग में सर्वाधिक सुग्राही होता है। जबकि आपको याद रखना बच्चे, हरे रंग में सर्वाधिक सुग्राही होता है।
और अगर हम बात करें सुग्राही होगा, है ना। अगर हम बात करें कि मानव आंख जो है पीला रंग के प्रति संवेदनशील होता है, पीले के प्रति संवेदनशील होता है ना, पीले के प्रति संवेदनशील होगा। सेंसिटिव किसके प्रति होगा? पीले के प्रति। तो यहां देखिए हरा रंग आ गया, सर्वाधिक सुग्राही होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो बच्चे यकृत में संचित रहेगा, ध्यान में रखना है। विटामिन ए को, है ना, विटामिन ए और क्या बच्चे, तो डी, है ना, विटामिन ए, ई और के, है ना, विटामिन ए, ई और क्या, के, कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है ना, संचित रहता है। विटामिन ए को आप क्या कहते हैं? तो भैया विटामिन ए जो है ना, यह रेटिनॉल कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता है ना, ध्यान में रखना बच्चे, रेटिनॉल कहलाता है कौन? तो विटामिन ए, है ना। और इसकी कमी से रतौंधी होता है। कौन सा रोग होगा? रतौंधी होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? बच्चे मैंने कहा था कि 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है, 7 ईएमडब्ल्यू है बच्चे। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने हैं? 7 हैं, 7 ईएमडब्ल्यू हैं। कौन कौन? तो पहला गामा रेज, है ना, दूसरा एक्स रेज, तीसरा कौन बच्चे? तो आपको यूवी रेज, पराबैंगनी, और तीसरा चौथा कौन? तो भाई मेरे विजिबल, यही देश से प्रकाश होता है, विजिबल रेज। ठीक है, पांचवा कौन बच्चे? तो पांचवा जो है ध्यान में रखना है कि पांचवा हो गया कौन? तो भाई मेरे यहाँ पर आ जाएगा अवरक्त किरण, IR रेज। छठा कौन? तो माइक्रोवेव्स, है। सातवां कौन? तो भाई अवरक्त किरण, हाँ, ये देखिए सातवां हो गया रेडियो वेव्स। यानी 7 प्रकार का तरंग होता है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, आपको प्रकाश तरंग जो है ये क्या है? तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। जबकि जल तरंग और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है बच्चे, अनुदैर्ध्य तरंग होता है ध्वनि तरंग। और आपका जल तरंग जो है वाटर वेव्स, ये क्या है? तो भैया जल तरंग जो है यह आपको, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, करा मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो भैया जब सोकर उठने के समय, भोजन के तुरंत बाद शर्करा की सबसे अधिक मात्रा होगी, है ना। रक्त में शर्करा, याद रखना बच्चे, रक्त में शर्करा, है ना, सबसे अधिक होगा भोजन के तुरंत बाद। रक्त में शर्करा सबसे अधिक कब होता है? तो भोजन के तुरंत बाद होता है बच्चे, है ना। और रक्त में शर्करा अगर बहुत अधिक हो गया तो ध्यान में रखिएगा आपको डायबिटीज हो जाता है, डायबिटस, है ना, डायबिटस रोग हो जाता है ना, डायबिटस मेलिटस बोलते हैं, रोग हो जाएगा, है ना। भोजन के तुरंत बाद आपके रक्त में सर्वाधिक शर्करा होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को आप क्या कहते हैं बच्चों? सेरोलॉजी कहते हैं। जबकि ठीक है, आपको हेमेटोलॉजी क्या होता है? तो ये ब्लड का अध्ययन होता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन आपको हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ये बातें ध्यान में रखिए बच्चे, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाएगा। जबकि एंटीजन और एंटीबॉडी, ये देखिए एंटीजन क्या होता है? तो ये फॉरेन मटेरियल होता है, फॉरेन मटेरियल होगा, है ना, फॉरेन मटेरियल जो शरीर के बाहर से शरीर में प्रवेश करता है और इसके विरुद्ध आपको क्या करता है? शरीर जो है ना एंटीबॉडी का निर्माण करता है ना। ध्यान में रखना बच्चे, आपको जो रक्त अगर हम लें, रक्त कौन सा लें? तो बच्चे ब्लड ले लेते हैं कौन? तो भाई मेरे AB लेते हैं, AB रक्त वर्ग लेते हैं। तो AB में क्या होगा? तो भाई AB में जो है आपको AB नो एंटीबॉडी, यानी इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जबकि ठीक है, आपको अगर O की बात करें तो इसमें नो एंटीजन बच्चे, नो एंटीजन, है ना, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा किस रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो AB रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। किस रक्त वर्ग में? दोनों, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो आपको ठीक है, आपका O रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अदिति का ब्लड ग्रुप B निगेटिव है, अच्छी बात है। कौन सा है? B निगेटिव। वो हर वर्ष रक्तदान करती है, उसका रक्त में से बच्चे B निगेटिव अगर है तो किसको दे सकती है? तो या तो ठीक है, या तो दे सकती है किसको? B निगेटिव वाले को, या किसको दे सकती है? तो बच्चे B निगेटिव वाले को दे सकती है, या B पॉजिटिव वाले को दे सकती है, या आपको AB निगेटिव वाले को दे सकती है, या आपको AB पॉजिटिव वाले को दे सकती है बच्चे। चूंकि B निगेटिव है यानी कोई एंटीजन इसमें नहीं है बच्चे, RH फैक्टर है ही नहीं। तो RH फैक्टर जब नहीं है तो इसको भी दे सकती है, इसको भी दे सकती है, और इसको भी दे सकती है, इसको भी दे सकती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये इस सबको चढ़ेगा बच्चे, यानी B निगेटिव, B पॉजिटिव, AB निगेटिव और AB पॉजिटिव, यानी सबको यह रक्त वर्ग दिया जा सकता है ना। क्योंकि B नेगेटिव का मतलब है इसमें RH फैक्टर नहीं है बच्चे, RH फैक्टर ठीक है नहीं है, है ना, नहीं है, है ना। इसीलिए जब नहीं है तो किसी को भी दे सकते हैं।
पी निगेटिव वाले को भी, बी पॉजिटिव वाले को भी, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव सबको दे सकते हैं। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो भैया नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए। डायनामाइट बनाने के लिए ध्यान में रखिएगा कि डायनामाइट में क्या होता है कि ये देखिए नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, तो भाई इसको जो है ना आपको, है ना, आपको लकड़ी के बुरादे पर, लकड़ी के बुरादे पर हम क्या करते हैं, बुरादे पर, है ना, हम अवशोषित करा देते हैं, अवशोषित कराते हैं, तब जाकर के बनता है, अवशोषित कराते हैं तब जाके बनता है क्या, तो भाई मेरे तब जाके बनता है आपको डायनामाइट का निर्माण होता है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो भाई साहब इसका निर्माण सबसे पहले, ठीक है, आपको न्यूटन ने किया था। तो बहुत अच्छी बात है ना, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का रंग मूलतः, ये पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दुधिया करता है? भैया चूना जल हो गया कैल्शियम, ठीक है, आपको हाइड्रोक्साइड, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना जल कहते हैं। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होगा तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और ठीक है, फिर क्या, जल का निर्माण होगा और यही दुधिया रंग का होता है बच्चे, मिल्की व्हाइट होता है, दुधिया रंग का होता है। तो ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह से यह दुधिया रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए को बी में घोल डालने पर उसका रंग बदल जाता है। ए को बी में, है ना, जैसे ही ए को बी में डाले तो आपको रंग बदल गया, यानी ए ज्यादा क्रियाशील होगा, किससे, बी से, कोई बात नहीं, है ना, रंग डालने पर। जब सी को बी में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है, सी को बी में डालते तो रंग नहीं बदलता, यानी बी ज्यादा क्रियाशील होगा, किससे, सी से, है ना, तो उसका रंग नहीं बदलता। तो ए बी सी, तो बच्चे क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, यानी आपको ए है ना, आपका सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, तो भैया सबसे ज्यादा क्रियाशील ए है ना, ए सबसे ज्यादा क्रियाशील। तो देखिए सी, ए बी और ए, आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंग किसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है? बच्चे आपको पता है कि यहाँ देखिए अभी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो गामा एक्स, है ना, यूवी, और क्या होगा भी, उसके बाद क्या हुआ IR, उसके बाद क्या हुआ माइक्रो, उसके बाद क्या हुआ रेडियो। तो इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य की, देखिए इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति का मान घटेगा, है ना। तो आवृत्ति और ऊर्जा, इधर से इधर जाएंगे तो ऊर्जा का मान घटेगा। तो सबसे अधिक आवृत्ति, सर्वाधिक आवृत्ति किसकी, तो सर्वाधिक आवृत्ति और ऊर्जा, सर्वाधिक आवृत्ति और ऊर्जा हो जाएगा किसका, तो आवृत्ति और ऊर्जा बच्चे, आवृत्ति और ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, गामा रेस का, गामा का, है ना, गामा रेस का हो जाता है, गामा किरणों की। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कठोर जल में धात्विक घटक कौन कौन होता है? देखिए कठोर जल जो होता है ना, उसमें कठोर जल में क्या होगा, तो भाई मेरे या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के, ठीक है, आयंस घुले होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस घुले होते हैं, है ना। और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस घुले होते हैं, एकदम याद रखिए बच्चे, आयंस घुले होते हैं। और अगर, ठीक है, क्या होगा भाई मेरे, कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट्स घुले हों, कौन सा घुला, कार्बोनेट से बायकार्बोनेट्स घुले हों, तब क्या हो जाएगा, ये घुले हों, तब ये हो जाएगा आपको अस्थाई कठोर जल, अस्थाई कठोर जल हो जाएगा, ध्यान में रखना बच्चे। और अगर, ठीक है, क्लोराइड्स या सल्फाइड्स घुला होगा, क्लोराइड्स या आपको क्या घुला होगा, सल्फाइड्स, तो ये क्या होगा, तो बच्चे आपको अस्थाई कठोर जल होगा, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा, अस्थाई कठोर जल होता है ना। तो अगर बाइकार्बोनेट्स घुले हो तो अस्थाई कठोर जल, अगर क्लोराइड्स या सल्फाइड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले हो तो क्या हो जाएगा बच्चे, अस्थाई कठोर जल होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम धात्विक घटक घुला होता है। नेक्स्ट देखिए, कारण जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस जल को गर्म करते हैं, जल का आयतन, तो जल के आयतन के लिए ग्राफ क्या होता है, तो भाई साहब ये ग्राफ होता है ना। ये देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से इधर की तरफ जब जाएंगे आयतन क्या होगा, फिर बढ़ेगा। जब इधर से इधर आएंगे, है ना, तो आयतन घटेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चे 0 से 10 में 4 पहले आ जाएगा, है ना, फिर आएगा 10 बच्चे, तो क्या होगा, यहाँ आयतन का मान घटेगा, है ना, और फिर क्या होगा, आयतन का मान बढ़ेगा। तो पहले, ठीक है, घटेगा, बाद में बढ़ेगा, है ना। तो ये एकदम सिंपल है, याद रखिएगा कि ये, ठीक है, जल का आयतन और तापमान के बीच ग्राफ है, जल का आयतन और तापमान के बीच ग्राफ ऐसा होता है बच्चे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होगा, न्यूनतम होता है,
अच्छी बात। आगे देखिए बच्चे, हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। तो भैया हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस क्या होता है? तो इसमें आपको हाइड्रोजन परमाणु बोल रहा है तो केवल और केवल तो क्या होगा? तो न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, केवल आपको प्रोटॉन होगा, है ना। प्रोटॉन होगा तो एक प्रोटॉन से बच्चे यहाँ अगर ये रहता ड्यूटेरियम या ठीक है ट्राइटियम रहता तब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती थी, लेकिन पूछ रहा है कि 1H1 में 1H1 हाइड्रोजन परमाणु में, है ना। तो इसमें क्या होगा? तो आपको इलेक्ट्रॉन एक होता है, ये नाभिक में नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है। प्रोटॉन क्या होगा? एक होगा, है ना, ये नाभिक में पाया जाता है। और न्यूट्रॉन तो इसमें होगा ही नहीं, है ना बच्चे। तो याद रखना है न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से डीडीटी के संबंध में क्या सत्य है? बच्चे डाइडीटी जो होता है ना, डीडीटी ये क्या होता है? तो बच्चे ये आपको बहुत ही पावरफुल कीटनाशक है, और ये होता है डायक्लोरो है ना, क्लोरो डायफिनाइल है ना, ट्राइक्लोरोइथेन। बच्चे डायफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये पावरफुल कीटनाशक है ना। तो इसकी एक तीखी गंध होती है, यह एक संपर्क कीटनाशक है, यह हल्के नीले रंग का, ये गलत बात है बच्चे, है ना। हल्का नीला रंग का हमको लगता है ये नहीं होना चाहिए बच्चे, है ना। तो ये हल्के नीले रंग का नहीं होता है ना, अलग रंग होगा इसका कुछ, इसका हल्का नीला रंग नहीं होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। यह एक संपर्क कीटनाशक है, संपर्क कीटनाशक, है ना। इट इज ए कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, है ना। इट इज ए लाइट ब्लू इन कलर, हल्का सा हमको लगता है उजला कलर होना चाहिए इसका, है ना। तो आंसर यही मारिएगा, संपर्क कीटनाशक। तो कीटनाशक तो होगा ही होगा, जैसे कीट के संपर्क में आएगा तो उसको मार देता है। और ये आपके जो है बहुत ज़्यादा, ये क्या है बच्चे, इसका जो है ना वो बायोमैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये टिश्यूज में प्रवेश कर जाता है और खाद्य जाल को प्रभावित करता है। इसका निर्माण किसने किया था? तो पॉल मूलर ने किया था, ध्यान में रखना बच्चे, इसका निर्माण किया था पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। तो ये भी पूछता है बहुत ज़्यादा, है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो भैया आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम और क्या, पोटेशियम। ये क्या होता है? तो जल से हल्का होता है, और जल पर ये तैरता है, जल से हल्का होता है, और हल्का होता है और जल पर तैरता है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जल पर तैरता है, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा? सोडियम। आगे देखते हैं, टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए किसका यूज करते हैं बच्चे? तो आपको याद होगा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम से ही क्या बनता है? तो जिप्सम से ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, इसी से बन गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो CSO4 × H2O होता है। इसी का उपयोग आप किस में करते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा बच्चे, कुछ है नहीं सवाल में, है ना। जिप्सम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिप्सम का निर्माण किससे किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है जिप्सम से ही, है ना। इसीलिए जिप्सम मारिएगा आंसर, है ना। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।